हाँ जी, तो वी हैड लाइक अ कपल ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने यहाँ पर किए हैं। हमने अभी तक प्राइसिंग कवर किया है, कस्टमर सेगमेंटेशन पार्शली कवर किया। टुडे वी विल ट्राई टू go ahead and do some customer profiling, market sizing के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और A/B टेस्टिंग को हम theoretically रिव्यू करेंगे। इसका मेरे पास जो है लाइक वर्किंग एग्जांपल्स हैं, लेकिन कोई लाइक डूएबल एग्जांपल्स इसलिए नहीं है बिकॉज A/B टेस्टिंग के लिए जनरली आपको गूगल एनालिटिक्स या मटोमो टाइप का कोई सॉफ्टवेयर जाना चाहिए होता है। ये वेबसाइट एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम लाइक हमने एटलीस्ट मैंने अभी इनको यूज करना शुरू किया है रिसेंटली। तो मेरे पास एक्चुअली इतना डेटा नहीं है कि मैं कोई A/B टेस्टिंग आपको यूज कर सकता हूँ। हमने अपनी कंपनी में मटोमो इस्तेमाल करना शुरू किया विच इज एक्चुअली रिप्लेसमेंट फॉर गूगल एनालिटिक्स। तो अभी उसकी जो लोकल एनवायरनमेंट में हम जो है टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही मेरे पास इफ आई हैव एनी डेटा तो प्रॉब्ली मैं जो है एक एग्जांपल यहाँ पे जो है ना मूव करूंगा। लेकिन थियोरेटिकली आई एक्चुअली जस्ट एक्सप्लेन कि A/B टेस्टिंग एक्चुअली होती क्या विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल जो कि एक बड़ी रिनाउंड कंपनी है वो कैसे जो है A/B टेस्टिंग यूज करें। तो आज हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बिफोर वी मूव ऑन, अगर किसी का पिछले लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल है तो लेट्स लेट मी नो और then I can try to answer. अगर नहीं तो then I can move on. सर इसमें हम लोग कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की एक्चुअल वैल्यूज मतलब एरिया निकालने वाले क्वेश्चंस करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब एक्चुअल वैल्यूज में निकलती है ना कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। हाँ लेकिन मैंने वो डाला हुआ नहीं है। You want me to add that? I can actually add it and probably show it to you at the end of the course. End पे मैं अगर एक सेपरेट से लेक्चर के अंदर ये बता दूँ कि एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे होती है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने जो है ना वो प्राइस चेंज और जो इलास्टिसिटी है वो सारी डाली थी। मैंने ये जो लाइक एरिया अंडर द कर्व सॉरी नॉट अंडर लाइन वाला है ना, यानी कि ये जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस है, इसकी कैलकुलेशन मैंने नहीं डाली। So I can actually add that. मैं ऐड करके आपको फिर एंड पे जाना प्रॉब्ली जब हम पावर BI कर लेंगे तो उसके बाद की कोई जना एक क्लास में कोई एक आधा घंटा जाना मैं जस्ट डेडिकेट, क्योंकि मैंने भी इसको कंटेंट बनाया हुआ नहीं, तो then I'll have to make it. ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। Anything else from anyone? Okay, so a natural progression to any segmentation exercise is customer profiling. And why is that so? The reason being कि अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह कुछ विजुअल्स देखे थे कल की एक्सरसाइज में जब मैंने एक क्लस्टर चार्ट बनाया। तो जब क्लस्टर्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? क्लस्टर्स, अव्वल बात तो ये कि बेसिकली जैसे कि आपने कस्टमर जो है ना वो सेगमेंटेशन कर लिया और क्लस्टर्स बना लिए। वो बनाते हैं आप क्यों? वो आप इस वजह से बनाते हैं बिकॉज यू वांट टू ग्रुप कस्टमर्स टुगेदर इन ऑर्डर टू एक्चुअली एक्सटेंड टू देम सम सॉर्ट ऑफ अ मार्केटिंग और सेल्स कैंपेन, ताकि वो उन सब के लिए रेलेवेंट हो एक पर्टिकुलर क्लस्टर के लिए। दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव और इट मेक्स मोर बिजनेस सेंस। ठीक है, आप इंडिविजुअल कस्टमर्स को रादर देन आप एड्रेस करने की कोशिश करें, आप एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करके उनको ऑफरिंग देते हैं। अच्छा, आप इस ऑफरिंग को बनाने के लिए कि हमने क्या ऑफरिंग देनी है, आपको कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना उनको बेसिकली प्रोफाइल करना पड़ता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कस्टमर प्रोफाइलिंग। सो इट यूजुअली हैपेंस इन अ वे कि इट्स लाइक इट कैन बी अ सिंगल डे एक्सरसाइज या एक मल्टीपल डेज के ऊपर भी एक्सटेंड हो सकती है। You sit with the group of relevant stakeholders and you try to attach a personality to the average user of a particular cluster. So हमने अगर एक cluster identify किया था तो उसका जो average user है ना उसके खदोखाल और जो characteristics हैं उनको आप find करने की कोशिश करें। So customer profiling is a way to create a portrait of your customer to help you make design decisions concerning your service. Your customers are broken down into groups of customers sharing similar goals and characteristics, which we already did, because जब हमने clustering की on for customer segmentation, तो वो grouping तो हमने कर ली based on different characteristics. अब उस grouping की basis पे we need to develop some sort of a marketing
ऑफर जो कि उन्हें इंटाइस भी करे. And this is where customer profiling comes into play. So your customers are broken down into groups of customers sharing similar goals and characteristics, and each group is given our representative with a photo, a name, and a description. So in a sense, what you try to do is you try to actually create a persona of an average customer per person. ठीक है? Is that clear? So ये जो हमने कल just what we did yesterday over here. So we identified this cluster, this cluster, this cluster, and this cluster. ठीक है? So they share. अब यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक है जिसको हम यूज कर रहे हैं. लेट्स से कि आपके 200 वेरिएबल थे. अब 200 वेरिएबल्स की बेसिस पे अगर आपने क्लस्टरिंग हुई आपके डेटा के अंदर, तो देन यू वुड सिट डाउन एंड यू वुड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि अच्छा यार इस स्पेसिफिक क्लस्टर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका एवरेज यूजर कैसा होगा, और मैंने क्या पर्सनालिटी के ट्रेड्स इसके साथ एसोसिएट करने हैं. व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर आप इसके साथ पर्सनालिटी के ट्रेड्स जो है या इसकी जो नेचर है उसको नहीं समझेंगे सही तरह, तो देन यू वोंट बी एबल टू डिजाइन एन इफेक्टिव मार्केटिंग एंड सेल्स कैंपेन. ठीक है ना? बिकॉज आपने एक ग्रुप को अपनी तरफ माइल करना, सो यू नीड टू नो कि हाउ डज दैट ग्रुप थिंक, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, लाइफ की प्रेफरेंसेस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड दैट इज वेयर प्रोफाइलिंग कम्स इनटू प्ले. ठीक है? सो अप्रोचेस टू कस्टमर प्रोफाइलिंग क्या होती है? ठीक है? व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू कस्टमर प्रोफाइलिंग? there is a psychographic approach. You look at the lifestyle and the demographics. You look at the activities and interests and opinions of a particular group. You look at the values, attitude, and social class of that particular group. So values क्या हैं, वो किन attitudes को follow करते हैं. उसके अलावा कंज्यूमर टिपोलॉजी अप्रोच होती है कि लॉयल कस्टमर्स कौन से हैं. अब ये एक और तरीका है कस्टमर प्रोफाइलिंग. ठीक है? इसके अलावा फिर डिस्काउंट कंज्यूमर्स कौन से हैं जो कि खाली आपके ब्रांड के साथ उस वक्त एसोसिएट होते हैं जब वो आपने कोई डिस्काउंट दिया हो. इंपल्सिव कंज्यूमर्स कौन से हैं. फिर कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच है, कन्वीनियंस ड्रिवन कंज्यूमर्स कौन से हैं, कनेक्टिविटी ड्रिवन कौन से हैं, पर्सनलाइजेशन ड्रिवन कौन से हैं. हम एक अभी एग्जांपल करेंगे जिसमें हम साइकोग्राफिक अप्रोच को यूज करें. ठीक है? लेकिन इन तीनों किस्मों को थोड़ा थोड़ा मैं फर्दर डिफाइन करता हूँ. ये जो इनके सब पॉइंट्स हैं, when you are talking about psychographic approach, the psychographic approach actually looks at customers' lifestyle to define market segment. ठीक है? And generally this is the way to go about it. Generally जो है ना ये तरीका कार यूज किया जाता है मार्केट में प्रोफाइलिंग करने के लिए. Many components play a role in using psychographic approach such as activities, interests, values and social class, जो कि अभी हमने जिक्र किया. अब lifestyle and demographics से क्या मुराद है? ये वो फैक्टर्स हैं that include age, location, gender. For example, a customer's lifestyle determines how your product will fit into the needs of school-going, college-going, and office-going customers' buying habits respectively. ठीक है? फिर उसी तरह activities, interests, and opinions की अगर बात करें तो ये जिंदगी के lifestyle के एक सबसेट होते हैं. ठीक है? कि आप क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपके ओपिनियंस क्या हैं, ये आपका जो लाइफस्टाइल है उसका एक सबसेट. ठीक है? और इनके ऊपर फोकस करने से भी आप एक पर्सोना तक पहुंच सकते हैं कि अच्छा यार इस बंदे की जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ इस तरह की है, तो इसका जो पर्सनालिटी मेकअप है वो यूं है, तो इसको ये चीज इंटाइज करें. ठीक है? फिर देन देयर आर वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड सोशल क्लास. ठीक है? आप दे पर्टेन टू हाउ पीपल वर ब्रॉट अप. They affect how they spend their money and what they choose to spend their money on. Social class is especially important as their income determines their buying power. ठीक है? अच्छा, अब इसी तरह फिर कंज्यूमर टिपोलॉजी अप्रोच है. व्हाट इज कंज्यूमर टिपोलॉजी अप्रोच? इट इज जब आपको द कस्टमर टिपोलॉजी अप्रोच और द कंज्यूमर टिपोलॉजी अप्रोच सेग्रीगेट्स कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन देयर मोटिवेशंस. अब ये वाली जो मेथोडोलॉजी है ये मोटिवेशन के हिसाब से कंज्यूमर की उसको सेग्रीगेट करती है. There are usually 3 to 4 different types of customers under this approach. Loyal customers, discount customers, impulsive customers, and need-based customers. ठीक है? Loyal consumers की अगर आप बात करें, they are very rare. ठीक है? But they are very valuable because उनकी वही बात है कि elasticity with your brand is very high. They will stay loyal as long as they can. ठीक है? They tend to remain loyal to a brand and promote these brands through word of mouth. So ये एक यूं कह लेंगे ये वो कस्टमर्स हैं जो कि ना सिर्फ आपको रेवेन्यू लाके दे रहे हैं बल्कि एक्चुअली दे आर आल्सो हाउ वुड आई से गुड माउथिंग यू,
not bad mouthing you, good mouthing you, you know, they actually recommend you anywhere, you know, there is a talk about the service or the product जो कि आपके साथ associated. फिर discount consumers. On the other hand, they don't prefer one brand over another. They will just purchase अगर एक चीज पे डिस्काउंट लगा हुआ है. अच्छा, अगर हम अपनी जिंदगियों की थोड़ी सी जो है ना, आई वुड से एनालिसिस करें और या कैथारसिस करें, कैथारसिस तो स्ट्रॉन्ग वर्ड, एनालिसिस अगर करें तो you would find that we exhibit very different behaviors dependent upon कि हम क्या चीज खरीदने जा रहे हैं. अब हो सकता है कि जब आप if you're going to buy a car or motor bike, ठीक है ना, probably आपकी जो approach towards purchasing है ना, वो बहुत different होगी in comparison to if you're just doing grocery. Do we agree with that या नहीं? जी सर, बिल्कुल. If you're doing grocery तो obviously आप discounts देखते हो, compare करते हो बहुत ज़्यादा products के सामने. लेकिन अगर आप बाइक खरीद रहे हैं या बेसिकली अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो शायद ब्रांड लॉयल्टी देखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर बाइक खरीदने जा रहे हैं तो मैंने होंडा ही लेना है फॉर एग्जांपल. वो एक इमेज ऐसे ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली है, ठीक है ना. उसकी वजह ये है कि एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज के probably the reason is कि ये मेरा hunch है, मुझे पता नहीं है कि this is true or not, but I think the cost of the product has a direct correlation with the complexity of the decision that you're about to make. ठीक है. वही बात है कि साबुन खरीदते हुए और मोटर बाइक खरीदते हुए जो कॉम्प्लेक्सिटी आपके दिमाग में होती है, दैट इज वेरी डिफरेंट. एंड आई थिंक दैट इज व्हाई यू नो इट इज और इसी वजह से यू सी डिफरेंट बिहेवियर्स फ्रॉम कंज्यूमर्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइस पॉइंट्स. ठीक है ना. वही बात अगेन सेइंग अगेन कि यू नो मोटर बाइक अगर आप खरीदेंगे उसको अगर आपके पैसे 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख डिस्पेंस हो रहा है, इन केस ऑफ सुपर बाइक इज इवन हायर, तो आपका जो परचेजिंग प्रोसेस है दैट वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली बाइंग अ बैग ऑफ राइस. ठीक है. इसके बाद फिर देन देयर इज कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच. ठीक है. अच्छा, ये दिस इज समथिंग आई came across and I was actually really shocked कि यार आप actually यूं भी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं कस्टमर. और कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच इज ड्रिवन, कन्वीनियंस ड्रिवन, कनेक्टिविटी ड्रिवन एंड पर्सनलाइजेशन ड्रिवन. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ये मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में ही देता हूँ, लेकिन let me actually show you an example of this, which is a good example of convenience driven purchasing or profiling. Let me actually show you. This is a pretty old example, and this is from South Korea. And I'm gonna, मैं जो basically open कर देता हूँ उसको, तो आप लोगों को आवाज आए. मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को आवाज आ रही है नहीं आ रही. And I'm gonna share this link with you guys again also. ठीक है, तो उसको देखिए. Korea is a unique market. I hope आप लोगों को आवाज आ रही है. जी गाइस, ऑडिबल है? जी सर, थोड़ी सी. अच्छा, this is an example from Tesco, South Korea. South Koreans are generally known to be very hard workers. On an average, they work like 11 to 14 hours, 11 to 12 hours a day. Just look at this example.
Hey guys, so what do you think? You guys can hear me? basically Yeah, basically convenience in terms of आपका टाइम बचा रही है ना कंज्यूमर का ऑनलाइन आप exactly. बस अपना बारकोड स्कैन करके और ऑनलाइन बाय कर लें आपके डिलीवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली अच्छा अभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. This is like a 10-year-old example, ठीक है? Or the market for online sales has massively matured, ठीक है? But even at that time, look at how they actually approached the problem. They looked at the consumers and they found a very huge segment. How? They found out that यार जो South Koreans हैं, they are actually the second larger, second most hard-working nation in the world, and shopping is a very dreaded task for them. ठीक है? So this was a very huge segment. जिसको एक common problem थी कि they didn't want to go shopping. मेरी समझ आई ना? So इसलिए this is a very good example of convenience driven, जिसे कहते हैं ना, अगर profiling की बात करें. आपसे ठीक है ना? कन्वीनियंस भी Because देखिए कन्वीनियंस जी भी जी सर दो तीन किस्म की होती है ना फॉर एग्जांपल कन्वीनियंस ऑफ वैरायटी भी आपको ये दे रहा है कि जी आपको एक ही exactly. शॉप के अंदर मल्टीपल आइटम्स आपको दूध लेना है आप वो ले सकते हो आपको कोई क्या नाम है जी कोई और आप सर्फ लेना है एनीथिंग यू वांट फ्रूट्स लेने हैं तो आपको एक तो वैरायटी कन्वीनियंस मिल जाती है दूसरी आपको टाइम की कन्वीनियंस मिल जाती है कि जी आपका Absolutely. टाइम बच रहा है मतलब बेसिक आपको ड्राइव नहीं करना पड़ तो ये दोनों तीनों चीजें Exactly. लोकेशन की आपको मिल जाती है Exactly. घर बैठे बैठे Exactly. और अब यही चीज हम देखते हैं पाकिस्तान में भी. आपको Carrefour और जो कुछ मेजर स्टोर्स हैं वो बेसिकली हमारे यहाँ पे करीब बासित है, Carrefour है, ये बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग की आपको वो देते हैं. आप कार्ट में चीज डालें, 500 से ऊपर का ऑर्डर होगा वो आपको डब्बे में घर में डिलीवर हो जाएगी. हालांकि वी आर नॉट द सेकंड मोस्ट हार्ड वर्किंग नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना? बट द पॉइंट बीइंग कि यहाँ पर भी जो है ना ये प्रोविजन अवेलेबल है. ठीक है? सो जस्ट एन एग्जांपल. अच्छा इसके बाद we're going to do an example, or what we're trying to do in this example is I'm going to show you a video, ठीक है? और it is actually इसमें ये मॉल कस्टमर्स हैं इनको भूल जाए, सॉरी, we're trying to launch a lunch box, ठीक है? और ये this is a modular lunch box that unfolds into a eating and all that, ठीक है? और जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली $300 है. चलिए इसको इस पॉइंट को भी भूल जाएं फॉर अ सेकंड. हम अभी सिर्फ प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, सो वी वोंट केयर अबाउट कि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है. वी वोंट एसोसिएट अ कॉस्ट विद इट. व्हाट अप्रोच शुड वी अडॉप्ट टू इनिशिएट कस्टमर प्रोफाइलिंग फॉर द प्रोडक्ट्स? पहले हम जो है ना प्रोडक्ट देख लेते हैं, इसकी मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकंड. अच्छा, आई एम शेयरिंग द लिंक टू दिस एज वेल, और आई मैं अनम्यूट कर देता हूँ क्योंकि आपको आवाज जो है वो आए. That unfolds so you can serve your meal anytime, anyway. Just for one zipper, and you'll have your table set no matter where you are. The office, in the park, or a romantic dinner. I'd rather have you not be like this. One significant advantage of holding is its ability to spell it with us. A regular day at work.
So guys, this is one of the products, and I just thought कि क्योंकि ये generally एक ऐसा product है जो कि I think probably Western culture में शायद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, लेकिन I also came across another product. Let me show you that. तो हम इनमें से एक decide कर लेते हैं अगर हमने उसके customer की profiling करनी है, ठीक है? So let me just search that as well. It was yeah. It's this one. ये let me show you. अच्छा, मुझे लगता है कि इसका context जो है वो शायद हमारे साउथ एशिया के साथ बहुत ज्यादा relevant है, तो I think we can do this as well. We can use this as well. ठीक है? Profiling. अगर हमने profiling की example करनी है. अच्छा, okay, sorry. Just give me 1 second, guys. ये इसका इश्तिहार नहीं है. Just let me edit this. It had a very good advert. So, I think we are all aware of this iconic सोराब की bicycle. ये खैर Indian bicycle है, लेकिन इसका जो design है वो सोराब वाली bicycle की तरह है. And it's a very commonly used bicycle in the South Asian region, subcontinent. And India में तो बहुत ज़्यादा use होती है. So look at this product.
एक second. So the link to this as well. So what do you think? इनमें से हमें कौन सा यूज करना चाहिए? जी guys, can you hear me? जी सर, काफी यूनिक ये मतलब अगर हम करना चाहें ना कस्टमर प्रोफाइलिंग, तो फॉर एग्जांपल लोकेशन वाइज कर सकते हैं डेमोग्राफिक्स पे कि जिधर फार्म एरिया ज़्यादा है, मतलब इस तरह, या इस तरह के लोग हैं जिनके पास साइकिल ज़्यादा है, मतलब लार्ज सिटीज में प्रॉब्लम साइकिल्स कम होगी, ये इधर गाँव वाली साइड पे, इधर खेतों वाली साइड पे ज़्यादा होगी, तो प्रॉब्लम इस तरह की। ठीक है। अच्छा, नहीं पहले तो मुझे ये बताएं कि इनमें से करना कौन सा है, द फर्स्ट वन और द सेकंड। इसकी प्रोफाइल कस्टमर की देखें, इसने तो ऑलरेडी प्रोफाइलिंग की हुई है, इसने तो बड़े कैटेगोरिकल सेगमेंट जो है वो जब ये अगर आप ऊपर टेक्स्ट पढ़े हो तो उसमें आपको यू गेट, हाउ वुड आई से दैट, प्रूफ के ही नोज के व्हाट ही इज ट्राइंग टू टारगेट, तो हम उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। बट वुड इट बी द फर्स्ट वीडियो जिसकी हमने प्रोडक्ट की प्रोफाइलिंग करनी है, सेकंड की? आई जस्ट वांट अ क्लास ओपिनियन ऑन दिस। आई थिंक द सेकंड वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है वैसे, ये मतलब। ठीक है, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल? बाकी लोग जो है संडे के चक्कर में आज बिल्कुल ही डाउन हुए। सर सेकंड वाला कर लें। ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है। दो लोगों ने कहा जी सेकंड वाला एप्लीकेशन काफी लिमिटेड कस्टमर्स नहीं होंगे सेकंड वाले के लिए? ठीक है, होंगे, लेकिन इसका जो मार्केट का आई वुड से जो बेसिकली सेगमेंट है, अगर आप ये देखें कि दैट्स नॉट अ वेरी स्मॉल ग्रुप, एक्चुअली इट्स अ प्रीटी बिग ग्रुप। ये देखिए 8 करोड़ बाइसिकल और रिक्शा जो हैं वो इंडिया में चलते हैं। पहले हम कहते हैं यार इसमें से जो बाइसिकल्स हैं वो लेट्स से कि हाफ है, 4 करोड़ बाइसिकल हैं, तो 4 करोड़ बाइसिकल जो है अगर वो उनको एक स्नैप ऑन किट दे दी जाए जो कि उनको ऑटोमेट कर दे, तो ये छोटी मार्केट तो नहीं है, तो इट्स अ प्रीटी बिग मार्केट एक्चुअली, इट्स अ प्रीटी बिग मार्केट अगर देखा जाए तो। ठीक है ना, चले उसका 4 करोड़ के 4 करोड़ नहीं आएंगे कस्टमर्स के तौर पे, आई नो दैट, ठीक है, लेट्स नॉट बिलियन डॉलर, सॉरी बिलियन चाइनीज फैलेसी, लेकिन ये है कि चलो यार इसका 10% भी आ जाता है या 5% आ जाता है, तो थिंक अबाउट इट। ठीक है ना, तो इस तरह अगर इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, तो इसलिए तो आई थिंक दिस इज अ प्रीटी सिग्निफिकेंट, जिसे कहते हैं ना, यानी इसका काफी बड़ी, मुझे नहीं पता है प्रोडक्ट सक्सेसफुल है या नहीं है। फरवरी 2022 की ये वीडियो है, ठीक है ना, इसी साल में ये लॉन्च हुआ है। मैं इसको फॉलो अप करूंगा, देखूंगा कि इसका क्या सीन है, बट ये है कि आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, मेरे नजदीक तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है हम करते ही हैं कि अगर तो वी आर गोइंग टू विद द सेकंड एग्जांपल, तो लेट्स ट्राई टू फिल समथिंग लाइक दिस। अब ये साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग कैनवस है जो मैंने सॉर्ट ऑफ डिजाइन किया हुआ है। ये जो है ना बेसिकली कैरेक्टराइज करने की कोशिश करता है कि एक प्रोडक्ट के अंदर आपने अगर साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग करनी है तो क्या क्या चीजें आपने कैप्चर करनी है, और उनके नीचे क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल इंफॉर्मेशन कस्टमर की क्या है, उसके लाइफस्टाइल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, डेमोग्राफिक्स क्या हैं, एक्टिविटीज इंटरेस्ट क्या होंगी, वैल्यूज क्या हैं, सोशल क्लास क्या, एटीट्यूड्स क्या, ये वो सारी चीजें जो कि हमने साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग के अंदर पढ़ी हैं, ठीक है, और ऑफ दीज। तो इफ वी स्टार्ट बाय दिस, if we start, and I would like you to participate in this as much as possible. तो जनरल इंफॉर्मेशन, या लेट्स से कि हमने यहाँ इसमें इसको भरना शुरू करना, तो कहाँ से शुरू करेंगे? Where would you like to start? सर डेमोग्राफिक्स से। ठीक है, चलिए, हाँ, दैट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताएं जी डेमोग्राफिक्स क्या हो सकते हैं इस कस्टमर के जो कि इसका यूजर हो। क्या हो सकती है? लोकेशन हो सकती है, रूरल सेटिंग ज्यादा है, रूरल सेटिंग,
bicycle Some, users, bicycle users. देखो ठीक है, रूरल सेटिंग और सम अर्बन सेटिंग। ऐसे नहीं है कि अर्बन सेटिंग में इस्तेमाल नहीं होती है लेकिन कम होती है। इनकम भी अच्छा जी, डेमोग्राफिक्स का पार्ट है, if I'm not wrong। जी जी जी, इनकम बिल्कुल बिल्कुल प्रोफाइल, तो वो इनकम के लास्ट में के जो इतने ज्यादा हाई मतलब स्केल इनकम नहीं है, इनकी जिन पर गाड़ियां नहीं, तो वो साइकिल्स को लो इनकम फार्मर कम्युनिटी या डेली वेजर भी हो सकता है, ठीक है ना। डेली वेजर बाइसिकल यूज, तो लो, वो ये भी लो इनकम स्ट्राटा के अंदर आएगा। हाँ जी, और डेमोग्राफिक्स में क्या हो सकते हैं? प्रोबेबली सर कल्चर को अगर देखें तो जेंडर भी हो सकता है, क्योंकि स्वराज जेंडर, साइकिल मतलब मोस्टली वो ही चलाते हैं, मैं नहीं चलाता। अच्छा ये दिस इज प्रोबेबली ट्रू इन पाकिस्तान, बट आई डू नॉट थिंक दैट इज द केस इन इंडिया, बिकॉज वहां पे तो जो मोटर साइकिल है और जो स्कूटीज हैं वो तो खवातीन जी बहुत ज्यादा चलाती हैं, जी सर, बहुत ज्यादा चलाती है मेरा मतलब। और अगर अगर बाइसिकल जो है वो ऑटोमेट हो सके और आपको जो है ना छोटी माइलेज दे सके, यानी कि छोटे रास्तों के ऊपर, तो आई थिंक फीमेल्स कैन बी अ पॉसिबल मार्केट सेगमेंट, मार्केट यानी यानी कि they could be buying this. That's my hunch. What do you guys think? जी सर, मार्केटिंग स्ट्रेटजी जरा सी चेंज करनी पड़ेगी, मतलब फीमेल को टारगेट करने के लिए, लेकिन बिल्कुल हो सकता है ऐसे। अच्छा, इसमें ये वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास ऑफ transportation है, this is usually in the West, this is called last mile transportation. Does anybody understand the concept of last mile transportation? यस सर, जो सप्लाई चेन में डाउनस्ट्रीम होती है डिस्ट्रीब्यूशन से लेके आगे कंज्यूमर तक, दैट कंज्यूम्स अराउंड 80% ऑफ द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एज वेल। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको वो करूं, if I think of this as let's not think of this as logistics. Let's think of it as okay, this is a purely transportation problem. So last mile transportation का किसी को concept है, जैसे कि आप, अगर आप में से कुछ स्कैंडिनेविया या यूके या इधर गया है तो आपने वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो देखा है, वो काफी मजबूत है, मेरा मतलब इट इज वेरी नाइस। और ये है कि उसके अंदर जो है ना इट इज वेरी कंप्लीट, यानी कि उसकी नोट्स ऐसी हैं कि वो हर कॉर्नर तक जाती हैं। लेकिन देन देयर आर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस जो कि आपको अक्सर कवर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जब नॉर्वे में था तो मुझे सिटी सेंटर में उतरता था तो मुझे शॉर्ट डिस्टेंस कवर करके जो है ना किसी ABC पॉइंट तक जाना पड़ता था। जो लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन होती है, दैट यूजुअली हेल्प्स यू इन कवरिंग दैट शॉर्ट डिस्टेंस। तो ये जनरली फोल्डेबल जिसे कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट होती है, जो कि आप यू कैन अनपैक इट, use it, and once you have reached the office or whatever your destination is, you can pack it up or park it. ठीक है, इसकी एक एग्जांपल जो है स्वीडन के अंदर भी रिसेंटली साल पहले मैंने देखा था, स्वीडन फोल्डेबल बाइसिकल्स। ठीक है, अब ये देखें, ये बेसिकली फोल्डेबल बाइसिकल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये आता ही जो है इस रिक्वायरमेंट से है कि देयर इज दिस नीड के लास्ट माइल जो है ना, जो आप है वो यूजर आराम से जा सके, उसको चलना ना पड़े। ठीक है, और जनरली क्योंकि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं या जो लाइक यूरोप वगैरह, उसके अंदर जो शहर हैं वो डिजाइन इस तरह हुए हैं कि वो सिटी सेंटर के इर्द गिर्द बने हुए होते हैं। तो वहां पर जो है ना बाइसिकल्स वगैरह का जो है ना रिवाज जो है वो बहुत ज्यादा है। लोग जो है ना पॉइंट A to B जो है वो ट्रेवल करना चाहते हैं, दे वांट टू यूज बाइसिकल, दे डोंट वांट टू बर्न फॉसिल फ्यूल। तो इवन इन अगर आप ये वाला एड भी देखें तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है, which is pretty decent, ये काफी डिसेंट है। this I think this is 40 kilometers। ठीक है, which is again this which is more than जिसे कहते हैं ना which is more than last mile। लेकिन ये है कि ये considering the the distances और the setting जिसके अंदर इसने इस्तेमाल होना है, 40 किलोमीटर इज I'd say not that much। ठीक है, मैं जब अगर इस्लामाबाद जाऊं और वापस आऊं तो दैट इज 44 किलोमीटर।
ठीक है ना, अगर मैं लाइक अपने पुराने ऑफिस के साथ अपने आप को मैप करूं और मैं वहाँ लाइक ऑफिस जाऊं और वहां से वापस, दैट्स ऑलमोस्ट 44 किलोमीटर, ठीक है ना। तो but that's my daily route, that's my daily commute, ठीक है। तो इसलिए ये जो दिस इज अ न्यू क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, शायद हमारी सेटिंग में हम इसको वी वुडंट कॉल इट लाइक लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन, बट ये है कि दिस इज एक्चुअली एक्सट्रीमली यूजफुल, बिकॉज एक तो ये है कि इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, इट्स रिचार्जेबल, फॉसिल फ्यूल की जो कॉस्ट है वो बेसिकली बहुत ज्यादा है, सबको पता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ अटैच हो रही है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यू डोंट नीड टू बाय अ होल बाइक, ठीक है ना, या और होल कार, यू जस्ट हैव अ बाइसिकल और आप उसके साथ एक स्नैप ऑन एक किट लगा रहे हैं और ये जो है ना बेसिकली इसको ऑटोमेट कर, ठीक है। अच्छा और बताएं जी, साइको डेमोग्राफिक्स के अंदर और क्या हो सकता है? जी, एनी अदर थिंग? सर ग्रीन कंज्यूमर हो सकता है, अगर आप वेस्ट की साइड पे देखें तो वहां पे वो जो ग्रीन कंज्यूमर्स का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, दैट कैन बी वन थिंग। ठीक है, लेकिन वो हमारा जो ये प्रोडक्ट है इसके लिए आई मीन इज दैट द केस के द यूजर इज अ ग्रीन कंज्यूमर? नो, आई डोंट थिंक सो दैट इज द केस, ही इज जस्ट अ कंज्यूमर। हाँ जी, साउथ ईस्ट एशिया में शायद नहीं। अच्छा देखिए, जब हम ग्रीन कंज्यूमर की बात करते हैं तो ग्रीन कंज्यूमर का जो मिक्स होता है आप कैसे निकालते हैं? Has anybody ever thought about that? Does simply using an electrical bicycle, या आप सोसाइटी में अगर इलेक्ट्रिकल बाइसिकल्स यूज करते हैं तो क्या वो सोसाइटी ग्रीन कंज्यूमर हो जाती है? नो सर, एटलीस्ट उसको नॉलेज भी होनी चाहिए कि वो कंट्रीब्यूशन या उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है उसको यूज करने का, इस प्रोडक्ट का नॉलेजेबल कंज्यूमर होना चाहिए। ठीक हो गया, ओके। एनीवन एल्स एज वेल वांट्स टू ऐड टू दिस? How do you identify a genuine green consumer? Anyone? So अगर let's assume कि मैं कल को I launch this in Pakistan, तो और पाकिस्तानी सोसाइटी इसको अपटेक कर लेती है, तो would we become a green consuming society or a green society? No sir. Why not? I guess mix of चीजें होंगी, कुछों की नीड होगी, कुछ कॉस्ट सेविंग करना चाह रहे हैं, there might be some people जो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इसको यूज करें, they might come up और they are knowledgeable as well। तो जिस तरह अगर आप देखें ना, कुछ ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं तो उनके ऊपर कुछ रेगुलेशंस हैं कि आप इस तरीके से एमिशंस को रिड्यूस करें, तो वो दे हैव प्रोवाइडेड साइकिल्स टू देयर एम्प्लॉइज। तो वो अगर आप रिग्स या इसकी साइड पे देखें तो वो रिग्स और जो आपस में जो आप है आपका लिविंग एरिया उसमें कम्यूट करते ही थ्रू साइकिल्स है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, फाइन। एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड टू दिस? देखिए, जो आपका ग्रीन मिक्स होता है उसके अंदर जो मेथोडोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है ना, वो बहुत मैटर करता है। इफ यू आर एक्चुअली डाउनस्ट्रीम, आपने एक प्रोडक्ट बना लिया है जो कि इलेक्ट्रिकल बाइक है या बना देता है आपकी बाइक को, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फॉसिल फ्यूल ही बर्न करके कर रहे हैं, तो देन यू आर नॉट अ ग्रीन सोसाइटी। मेरी बात समझ आइए ना? इट हैज टू कम फ्रॉम सम सोर्स जो कि इधर रिन्यूएबल है और डज नॉट एमिट CO2। It could be wind, it could be dams, water, hydro, it could be nuclear, it could be thermal, it could be hydro, यानी कि हाइड्रो में अब बहुत सारी किस्में आ गई हैं, जिसके अंदर बेसिकली जो आपका सी की जो टाइड मूवमेंट होती है उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो वेव्स होती हैं उसके जरिए होती है। फिर अगर आपकी सी में कुछ बीनीथ द सरफेस टाइडल वेव्स हैं तो उसमें जो है ना बेसिकली वो यूज होती हैं, सॉरी उनकी जो मूवमेंट है उससे जो है ना बेसिकली किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। बहुत सारे तरीके हैं, थर्मल भी किया जाता है,
So सर इसमें सॉरी टू कट यू सर, इसमें न्यूक्लियर नहीं आता. न्यूक्लियर एट द पॉइंट ऑफ सोर्स जो है, जो दैट्स अ वेरी क्लीन एनर्जी, लेकिन न्यूक्लियर रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना, एक्सट्रैक्ट करना, उसको इन प्रोसेस लेके आना, उस पूरे प्रोसेस के अंदर के ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2 एमिशन ऑलरेडी हो चुकी होती है. हाँ, ये भी एग्जैक्टली अगर यू देखें तो यू राइट. यस जी सर, ये फ्रांस के ऊपर हुआ था कि फ्रांस में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही थी, लेकिन पीपल सेड कि भाई अगर आप वेल टू व्हील एनालिसिस करें कि जो वेल से आप आ रहा है या आपके पास जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो उसके हिसाब से तो आप जो अगर न्यूक्लियर एनर्जी पे काफी वो रिलाई करते हैं, तो वो काफी हद तक उन्होंने कहा था कि एमिशंस की जो ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट है वो काफी ज्यादा था. बिल्कुल एग्जैक्टली. अच्छा, मुझे इस चीज का नहीं पता था, तो हम इसको न्यूक्लियर भी निकाल देंगे. So we stick to thermal, we stick to wind, we stick to hydro. ठीक है ना, ये फिर 3 सोर्सेज रह जाएंगे. ठीक है. सो जो है ना, सो दैट अगर आपकी लेट्स से सोर्स भी ऐसी है और साथ में आपका जो है बेसिकली फिर यस डाउनस्ट्रीम अगर आपने कोई ऐसे प्रोडक्ट जो है या जो है ना बेसिकली प्लेस किए हैं जो कि यू नो विच एक्चुअली प्रमोट लेसर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो फिर देन यू आर एक्चुअली ग्रीन सोसाइटी. ये हमें ज़हन में रखना चाहिए. तो आई वुड से कि इस बंदे के एटीट्यूड्स में या वैल्यू में शायद ग्रीन सोसाइटी होना जो है वो कुछ बहुत बड़ा जो है वो इट्स नॉट अफेक्टिंग. ठीक है. एक लेबरर जो है अनफॉर्चुनेटली वो कितना कुछ सोच लेगा यार ग्रीन सोसाइटी के बारे में. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ एशिया, नॉट द वेस्ट. अच्छा, और पॉइंट्स बताएं इस बंदे की एक्टिविटीज और इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, या इसकी सोशल क्लास क्या है. चलिए सोशल क्लास को टारगेट करते हैं. किस सोशल क्लास के लिए बनाए. सर हेल्थ कॉन्शियस, वैल्यूज में हेल्थ कॉन्शियस. अच्छा, व्हेन यू से हेल्थ कॉन्शियस तो इसमें तो पैडल तो मुझे मारना ही नहीं पड़ा. ओके. बिकॉज हाँ देखें 20 minutes of pedaling does charge this battery by 50%. तो अगर मैं 40 minutes इसको पेडल करता हूँ खड़ा करके तो ये चार्ज हो जाएगी. तो that would lead to 2 things. One, me probably having good health, and second, you know कि मुझे इसको प्लग इन ही ना करना. शुरू में तो कर रहे हैं ना पेडलिंग. हाँ, तो हेल्दी होना चाहिए. हाँ ठीक है. एग्जैक्टली. लेकिन इफ आई हैव इलेक्ट्रिसिटी तो मुझे would I make it mandatory on me कि यार मैं इसको जो है बेसिकली अपनी हेल्थ के लिए जो है ना पैडल करूँ रोज 20 मिनट या 40. नहीं, ऑप्शनल होगा. ऑप्शनल है, ऑप्शनल. ठीक है ना. तो इसलिए मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक कि दे हैव अ वैल्यू कि यार मैं जो ना बेसिकली हेल्दी रहूं, मैं इसलिए खरीद रहा हूँ. हाँ, उनकी ये प्रॉब्ली वैल्यू हो सकती है कि जो है ना आई वांना यू नो सेव कॉस्ट. I want to cut down on my cost by actually consuming lesser fossil fuel. ठीक है. ये एक शायद वैल्यू हो सकती है. ठीक है. सो इंडिविजुअल ट्रैवलिंग सर, अगर उसने खाली खुद को ट्रैवल करना है, पूरी फैमिली ने नहीं ट्रैवल करना. ठीक है, बिल्कुल सही है. ठीक है. इंडिविजुअल ट्रैवल वैल्यू हो सकती है. ओके, ऑलराइट. व्हाट एल्स, और बताएं और वैल्यूज क्या हो सकती है. जी गाइस, और क्या वैल्यूज हो सकती है. लोअर अफोर्डिंग क्लास सर, गाड़ी ना अफोर्ड कर सकें कम से कम. ये तो सोशल क्लास में है. नहीं, सोशल क्लास में आएगा. सो ये दिस वुड बी ओवर हियर. ठीक है. वेयर यू वुड से कि you know I would say ऐसे क्या lower to lower mid income there. ऐसी है ना, या इसी के अंदर आएगा ये. आई थिंक यही लोग ये ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं
और यही लोग जो हैं बेसिकली यही लोग इसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे। और क्लास में और क्या है, सोशल क्लास में अगेन यहाँ से एक चीज है जो कि यहाँ पे हम डालेंगे दोबारा, वो यही है कि दे मोस्टली फार्मर कम्युनिटी, ठीक है, और अर्बन सेटिंग्स में लेबरर्स, ठीक है, डेली वेजेस। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अर्बन कम्युनिटी में ये और कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? या अर्बन सेटिंग में ये बाइसिकल और कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है? ये फॉर एग्जांपल इसमें डिलीवरी हो सकती है, जो जी डिलीवरी बॉय होते हैं फूड डिलीवरी के, वो लोग भी यूज कर सकते हैं या स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं कम्यूट करने के। इनफैक्ट ये नस्ट यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में इन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो इफ यू गो इनटू इनसाइड नस्ट, तो वहाँ पर ये बाइसिकल्स आप वो कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, और इट कैन बी फॉर बोथ यूज्ड बाय जो कहते हैं स्टूडेंट्स वगैरह ना, क्योंकि काफी बड़ा सेक्टर है पूरा, तो फ्रॉम कम्यूटिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, इट इज एक्चुअली एन इजी सोर्स ऑफ कम्यूट। इसी तरह फिर F8 में भी थ्रू एन ऐप जो है ना, आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब इस तरह साइट्स हैं जो आप एक पॉइंट से उठाएं और मतलब दूसरी जगह पे जाके आईडी जो होता है उनके लिए भी तो हो सकती है। जी बिल्कुल, ये मैं यही लिखने का था, शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरी सर्विसेज इनको यूज कर सकती है, शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है, 40 किलोमीटर के अंदर अंदर। I would not even say 40 kilometers, I'd say 30 kilometers. अच्छा, उसके अलावा जो है आपका enclosed communities with enclosed communities with large covered areas. जिसका आपने नस्ट का बताया या F8 का बताया, तो ये आई वुडंट से इंक्लोज्ड है, लेकिन ये एक सर्कल के अंदर है। मेरा मतलब ये नहीं कि दे आर, यू कांट गेट आउट ऑफ दैट सर्कल, ठीक है ना। सो दे आर सॉर्ट ऑफ इंक्लोज्ड कम्युनिटीज जिनका जो कवर्ड एरिया है वो बहुत ज्यादा, नस्ट जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो उसमें प्रॉब्लली पॉइंट A B C D E तक पहुंचने के लिए इट मेक्स सेंस कि आप जो है इस तरह कोई जनरल सर्विस जो है उसको इंप्लेस करें। और क्या हो सकता है, तो ये इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं। और इसमें इनक्लोज का आई थिंक एक और मतलब भी ये है कि आपने जियो फेंसिंग भी करनी होती है ना, बिकॉज इफ दीज ट्रांसपोर्टेशंस आर कनेक्टेड विद एन एप्लीकेशन वगैरह, सो दे आल्सो नीड टू बी ट्रैक्ड ऑन मोबाइल ऐप, अदरवाइज वो फिर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। सर जहाँ पे पार्किंग कम होती है, फॉर एग्जांपल हमारे कराची में कुरंगी या चंद्रीगढ़ रोड्स हैं जहाँ पे पार्किंग नहीं होती, तो लोग प्रेफर करते हैं कि जी बाइकिया से चले जाएं, या कोई उन्हें मोटरसाइकिल पे कारपूल कर लें, 2 बंदे चले जाएं, या गाड़ी में कारपूल हो जाए, तो जहाँ पे पार्किंग रेस्ट्रिक्शन हो। इसी तरह सर हमारे यहाँ मतलब फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर वाले जो फेंकने आते हैं वो लोग भी यूज कर सकते हैं, या दूध वाले आते हैं साइकिल्स पे, वो भी यूज दूध वालों को मैं शायद इससे बाहर कर दूं, क्योंकि दूध वाले अक्सर 40 किलोमीटर का ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस जो है ना कवर करके आते हैं। मतलब एक लोकल, एक सिंपल, मतलब एक सोसाइटी में छोटी सी है। ओके, इसको फिर हम करते हैं, टेक्निकली वो डिलीवरी में ही आ जाएगा, एग्जैक्टली, वो डिलीवरी के अंदर कवर होगा। बिल्कुल ठीक है, वो उसका आप लेट्स डिलीवरी ही रहने देते हैं, और इसके अंदर ही 30 किलोमीटर 30 to 35 किलोमीटर का जो रेडियस है उसको जो है बेसिकली कवर करने। अच्छा, और कुछ सोशल क्लास अगर आप लोगों के ज़हन में आती हो? सर जो नस्ट वाली है मेरे ख्याल से वो क्लोज हो गई है, लेकिन वो लोग एक्सपेंड करना चाह रहे थे, लाइक वो मेट्रो स्टेशंस पे रखना चाह रहे थे। यस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एंड दैट एक्चुअली विलिफाइज माय पॉइंट कि द लास्ट माइल जो मैंने आपको बताई है ना, ट्रांसपोर्टेशन, कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट की नोड है वो आके कहाँ पे खत्म हो रही है, नस्ट के किसी बाहर कहीं दूर कैंपस से बाहर जो आपका वो होता है
अपना कोई जो स्टेशन है, अब वहां से आपने कैसे आना है कैंपस के, दैट इज वेयर दिस कुड बी एक्सट्रीमली यूजफुल कि वो जो लास्ट माइल है या जो लास्ट कुछ माइल्स हैं उनको कवर करने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन का छोटा सिस्टम। ठीक है, ओके। अब ये तो होगी जी सोशल क्लास। मुझे बताएं वैल्यूज क्या होंगी इन लोगों की। कॉस्ट सेविंग बाय कटिंग फॉसिल फ्यूल, और वैल्यूज इसमें खैर एक ये भी हो सकता है, कन्वीनियंस का है कि भाई अब जैसे इंस्टेड ऑफ बाइंग बाइसिकल विच कैन मीन एन अपफ्रंट कॉस्ट, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस वगैरह, और फिर उसको आपने कहाँ पर पार्क करना है, उसकी सब हिफाजत वगैरह, सो you're actually absorbed of all these kind of responsibilities and financial payments वगैरह, तो the convenience aspect is quite ठीक है, up. कन्वीनियंस ऑफ यूजेज, प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड अपफ्रंट कॉस्ट। so can we add exercise? यार एक्सरसाइज में मुझे ये लगता है कि इसका बायर जो है ना, वो इसकी ये वैल्यू नहीं होगी कि वो एक्सरसाइज करे। that's what I believe। उसकी जो कोर जो रिक्वायरमेंट है ना, वो सेहत बनाना नहीं है, वो बेसिकली जो है ना एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एट द मिनिमम ऑफ द कॉस्ट। हम इसको डाल सकते हैं, लेकिन दिस वुड बी अ सेकेंडरी और थर्ड टियर वैल्यू। दिस इज व्हाट आई फील। ये कोई अपफ्रंट नहीं होगी। मेरा मतलब अगर आप ये ऑफर करें ना जाके लेट्स से अर्बन एरियाज में किसी यंग प्लॉट को, वो कभी भी ये नहीं खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ये कहेंगे कि अच्छा यार, मेरा मतलब आई ड्राइव बाय अ बाइक, अगर मैंने एक्सरसाइज करनी है मैं जिम चला जाता हूँ, या मैं लाइक वो ले लूंगा, मैंने अगर एक्सरसाइज करनी है तो मैं पैडल क्यों ना मारूं। ठीक है ना, इसके लिए तो ये तो चार्ज करने के लिए आप पैडल मार रहे हैं। ठीक है, अच्छा टाइम का कोई फैक्टर है कि टाइम इससे सेव हो रहा है या नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल है, टाइम सेविंग का फैक्टर होगा। टाइम सेविंग बिल्कुल एक वैल्यू है, बिकॉज देखें हमने ये कहाँ पे देखी है, ये देखी है रूरल सेटिंग में, और रूरल सेटिंग में टाइम इज क्रिटिकल। व्हाई इज इट क्रिटिकल? देखें, आपने अगर अपनी फसलों पे जाना है एंड यू हैव टू गेट देयर एट द ब्रेक ऑफ द डॉन, अच्छा दिन में काम करते हैं वो लोग, दिन में काम करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम्यूट कर सकें और रिलायबली कम्यूट कर सकें। अब इसके भी डिफरेंट सॉल्यूशंस आ गए हैं। मैं ये यानी कि अभी अगर आप लोग जो एग्री टेक है उसके अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है अब तो। खैर मेरा मतलब आप बहुत सारे फार्म्स मैंने ऐसे देखे जहाँ पे आपको फिजिकल प्रेजेंस जो है वो बहुत कम रिक्वायर्ड। दे हैव ऑटोमेटेड इट टू अ लेवल के जहाँ पर पानी भी उस वक्त जो है ना वो रिलीज होता है जब आप के सेंसर्स जो है वो पिक करते हैं कि जी पौधे को पानी की जरूरत है, या फिर जो है वो उसका एक खास टाइम सेट होता है। अगर आप लोगों ने एग्रीटेक में कुछ थोड़ा बहुत देखा हो, मैं क्योंकि मुझे लाइक साइड हॉबी है एग्रीटेक को स्टडी करना, एक्वाफार्मिंग, एक्वाफोनिक्स, उसके अलावा इस तरह की चीजें अगर आपने कभी देखी हो तो उसमें तो बेसिकली अब इस तरह के छोटे छोटे जो है IoT बेस्ड कंप्यूटर्स आ गए जो कि आपको कंसिस्टेंटली बता रहे होते हैं कि आपकी फॉर्म की इस वक्त स्टेट क्या है। तो आपकी मोबाइल पे ऐप होगी और वहां पे कंसिस्टेंटली डेटा आ रहा होगा कि अच्छा यार आपका जो है ना इस वक्त जो स्टेट ऑफ द फॉर्म है उसमें ह्यूमिडिटी इतनी है, यहाँ पे पानी की जरूरत है या नहीं है, और फिर आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है ना, यू कैन ऑटोमेट के इसमें पानी कब जो है ना बेसिकली रिलीज होना है, कब नहीं होना है। लेकिन इन सारी सॉल्यूशंस का जो मास अडॉप्शन है दैट इज अभी क्वाइट फार अवे। तो उसमें बेसिकली आपको अगर जो है ना वहां पे अभी भी ह्यूमन फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होती है। ठीक है, तो ऑटोमेशन हमें पता है कि वो बेसिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है और एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ। हम लोग बेसिकली आई वाज डीलिंग विद अ स्मॉल मिल्किंग ऑपरेशन इन मुल्तान, जो लाइक आई से सदर्न पंजाब के अंदर आता है, और वहाँ पे जो है ना इट्स अ वेरी ह्यूज एरिया जहाँ से आपकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने जो जनरली जो मिल्किंग हमारी जो टेक्निक्स हैं दे आर प्रिमिटिव, और वो बहुत पुरानी है, यानी कि 100 साल पुरानी है, और उसमें मैनुअल अभी भी मिल्किंग होती है काउज वगैरह की। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या होता है? उसका प्रॉब्लम ये होता है
कि cows have a particular cycle, and when they are producing milk, so they need to be milked 3 times a day. If you do not milk them 3 times a day, so they start producing lesser milk. अगर आप उन्हें 2 दफा करेंगे मिल्क तो वो कम मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। तो अगर आप ह्यूमनली भी देखें कि एक बंदा जो है वो उसने हर 8 घंटे के बाद आपने वहां लेबर लगाई हुई है, जिसने हर 8 घंटे के बाद मिल्क करनी है, तो इट इज एक्सट्रीमली टीडियस प्रोसेस। मिल्किंग जो है वो तकरीबन 2 घंटे लेती है। तो लेट्स से यू वांट अ मिल्क इन द मॉर्निंग, तो यू हैव टू गेट अप लाइक बिल्कुल 4 बजे, ताकि 6 बजे तक आपकी मिल्किंग कंप्लीट हो जाए और आपका वो जो ड्रम है वो तैयार हो जाए और आप उसे जाके कलेक्शन सेंटर पे जमा करा सकें। अच्छा, उसका ऑल्टरनेट क्या है? ऑटोमेटेड मिल्किंग। वो ये है कि आप जो मिल्किंग पार्लर होता है, हम उसका एक मिल्किंग पार्लर बनाते हैं, उसके साथ मशीन लगी होती है, उसके अंदर आप जो है एनिमल को प्लेस करते हैं एंड देन यू यूज द मशीनरी एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स जो 2 घंटे का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, बॉटम लाइन पे क्या इम्पैक्ट आता है? 1,000 रुपीज a डे की सेविंग जो है वो हमने ऑब्जर्व की उस मशीन पे, जिसपे कुल मिला के कुछ 16 जानवर थे। दैट्स ऑल। सो एक मिल्किंग पार्लर, ऑटोमेटेड मिल्किंग पार्लर लगाने से यू आर सेविंग 30,000 रुपीज अ मंथ जस्ट बाय ऑटोमेटिंग द प्रोसेस एंड पुटिंग अ मशीन इन देयर। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप टाइम और जो एनर्जी है उसको सेव करें, यानी कि फिजिकल एनर्जी, और उसको रीएलोकेट करें और कामों के ऊपर। ठीक है ना? तो that's why I think this would be an important value to whoever is actually using this, because उसने खेतों में भी जाना है, उसने वो एकड़ों की जमीन को भी देखना है, उसके बाद उसमें ये भी इंश्योर करना है कि इसको जो है ना वो परिंदे भी ना खाएं, मेरे फ्रूट को या मेरी जो भी ये आउटपुट है उसको पानी भी ठीक हो, उसका फर्टिलाइजर भी ठीक हो, उसको पेस्टिसाइड भी लगा हुआ हो, उसको पोटेशियम भी पूरा हो। तो दिस इज व्हेन यू सेव एनर्जी बिकॉज यू आर नॉट bicycling to the farm, so you would be actually be able to redirect that energy into other things that you do on the farm. So that is, I would say, is actually more important to you. Okay? Anything else that you would like to add? सर, ये जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है इसमें वैल्यूज में आएगा? क्योंकि अगर फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं तो ये पोल्यूट करता है हमारे क्लाइमेट को, तो अगर हम इसके वाइस वर्सा में जाएं तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली वैल्यूज में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी। मुझे लगता है आप जरूर ले सकते हैं, लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाहर की प्राइमरी जो कंसर्न है या वैल्यू है वो एनवायरनमेंट जो है ना वो प्रिजर्वेशन नहीं हो। ठीक है? तो आई वुड से कि उसकी कोई सेकंड या थर्ड टियर की वैल्यू जो है ना वो होगी कि अच्छा यार मेरा मतलब धुआं भी कम हो, और मेरा मतलब देखो इसमें से धुआं भी नहीं निकलता, एनर्जी भी जो है ना वो बेसिकली कंजर्व होती है, मेरा मतलब कोई फॉसिल फ्यूल भी बर्न नहीं हो रहा। तो हाँ, लेकिन दिस वुड नॉट बी प्राइमरी फॉर हिम। प्राइमरी वुड बी कि वो कॉस्ट बचा ले, कन्वीनियंटली पहुंच जाए और आराम से पहुंच जाए और एनर्जी भी ना लगे। ओके ओके, ठीक है जी। व्हाट एल्स? जी गाइस, अब इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना। इसकी मिसाल आप यूं करें कि अगर आप नेदरलैंड्स में जाएं तो आई थिंक नेदरलैंड्स जो है इज एट द फोर फ्रंट ऑफ फार्मिंग। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ नेदरलैंड में तो बेसिकली जगह ही नहीं है फार्मिंग। ठीक है? नेदरलैंड्स है कितना सा मुल्क, कितना छोटा सा मुल्क है। अगर आप कभी इसको मैप पे देखें, ठीक है, इफ यू लुक एट इट मैप पे आप देखें नेदरलैंड कितना छोटा सा मुल्क है। इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री। ठीक है ना? ये देखें इतना सा मुल्क है, कितना कोई एरिया होगा उनके पास, यू नो। लेकिन दे आर एट द फोर फ्रंट ऑफ वर्टिकल फार्मिंग। अगर आप लोगों ने कभी वर्टिकल फार्मिंग के बारे में पढ़ा हो या देखा हो उसको, ठीक है, दीज आर वर्टिकल फार्म्स। इनमें जनरली जो है देयर इज नो मट्टी शट्टी कोई रिक्वायर्ड नहीं होती या बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, या एक ही फार्म में मल्टीपल लेवल्स होती है और उनके अंदर जो है ना प्रोडक्शन होती है। और अब
नेदरलैंड्स, अब सवाल आपके ज़हन में ये आएगा कि अच्छा यार ये तो ककून के अंदर बंद है, तो ये तो इन्वायरमेंट जब इसकी मेंटेन करनी, क्योंकि इनकी इन्वायरमेंट मेंटेन करनी पड़ती है इन फार्म्स के अंदर जो कि इंक्लोज्ड होते हैं, यू नीड टू गिव देम हीट, you need to give them air, you need to maintain their humidity, you need to ensure कि water सही तरह फ्लो हो रहा है, तो उसमें एनर्जी लग रही है। अब मैं अगर ये फार्मिंग शुरू कर दूं और साथ में जो फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो कोल है या वो बेसिकली if it's let's say nuclear even, or if it's fossil fuel even, so I am not concerned about the environment. I am just trying to solve a problem जहाँ पर मेरे पास मट्टी का। हाँ, अगर मैं एक वर्टिकल फार्म एक ऐसी सोसाइटी में सेटअप करूं जहां पर जो फॉसिल फ्यूल्स है वो यूज नहीं हो रहे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो विंड से प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी या वो हाइड्रो से हो रही है, तो देन आई वुड बी अ ग्रीन सोसाइटी। और हाँ, मेरा मेजर कंसर्न ये होगा कि अच्छा यार मैं एनवायरमेंट के बारे में केयर करता हूँ। इंडिया में अगर एक फार्मर बैठा हुआ है तो उसकी क्या कंसर्न होगी कि यार ये बिजली से जाना, बेसिकली मैं बिजली बचाऊं या ना बचाऊं, उसे तो कोई कंसर्न नहीं है। या मेरा पीछे बिजली जो है वो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस हो रही है नहीं, इट डजंट रियली केयर, ही जस्ट वांट्स अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है कि यार फॉसिल फ्यूल की कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है और मुझे शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए मैं बाइक नहीं खरीद सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं, तो मेरे पास जो बाइसिकल पड़ी है मैं उसी को कन्वर्ट कर लेता हूँ एक into a motorized bicycle. ठीक है जी। अच्छा, और बताएं कि इसके लाइफस्टाइल एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? बाकी डब्बे भी तो हमने भरने हैं, तो हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द लाइफस्टाइल ऑफ सच अ पर्सन, मेल और फीमेल? सर हेल्दी कंज्यूमर इधर आएगा, क्यों आएगा? सर लाइफस्टाइल है ना। अच्छा, मुझे लगता है कि इसका तो लाइफस्टाइल जो है वो हार्ड वर्किंग, ठीक है ना, जिसे कहते हैं ना ब्लू कॉलर वर्कर सॉर्ट ऑफ। ये इसका एक लाइफस्टाइल है। डे वर्कर्स हो सकते हैं, डे वर्कर दिन भी में हो काम सकते हैं करते हैं। जी, लेकिन यहाँ पे जो एट्रीब्यूट जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ ना वो है आपका हार्ड वर्किंग। ठीक है ना, ये इसका एक लाइफस्टाइल का एट्रीब्यूट है, ये इसकी जिंदगी के साथ एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक है जिससे ही कांट रन अवे unless he decides to leave farming as a whole and just move to the city as a laborer. मेरी बात समझिए ना? और क्या हो सकता है? What else? जी गाइस, 2-3 लोगों से जवाब आ रहे हैं, प्लीज बाकी क्लास में पार्टिसिपेट करें। प्लीज गो अहेड एंड बताएं मुझे कि लाइफस्टाइल के एट्रीब्यूट क्या होने चाहिए। We can revisit this and say अच्छा लाइफस्टाइल के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइफस्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर क्या क्या चीज आती है। ठीक है ना, लेट्स लुक एट दैट अगेन, अगर हमें इसमें कंफ्यूजन है। Just a second guys, slides. जी, लाइफस्टाइल एंड डेमोग्राफिक्स के अंदर आता है जी आर फैक्टर्स दैट इंक्लूड एज, लोकेशन, जेंडर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कस्टमर्स लाइफस्टाइल डिटरमाइंस हाउ योर प्रोडक्ट विल फिट इनटू द नीड्स ऑफ दैट कस्टमर। ठीक है, अब इस बंदे की जो नीड है वो, अगेन फिर मैं कोई बात करूं, it's not his necessity to be health conscious. ठीक है, his necessity is कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कॉस्ट इफेक्टिवली पहुंच सके। ठीक है, एंड ही इज अ हार्ड वर्किंग, फार्म पे जाना होता है या डेली वेज कमानी होती है। तो व्हाट अदर एट्रीब्यूट्स आर देयर?
और क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं इसकी लाइफस्टाइल? सर ट्रांसपोर्टेशन के अलावा हो सकता है इसके दूसरे बहुत खर्चे हो, वो हमने कहीं कवर किया है? नहीं। मसलन सर फैमिली बड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत, मतलब खाली उसी को ट्रैवल करना है, उसी को काम करना है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा दूसरे बहुत खर्चे हो। He is a single earner of a large family, possibly. और उसके अलावा miscellaneous extra costs like not very affording हमने अच्छा हमने कर लिया था लोअर मिडिल। हाँ जी, हेल्थ केयर की कॉस्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना अपना एजुकेशन की कॉस्ट है, अगर उसके बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। हाँ, लार्ज फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं। पेरेंट मैनेजमेंट कॉस्ट इफ देयर इज एनी, ठीक है। और व्हाट एल्स? सर इसमें एक और चीज, फॉर एग्जांपल अब कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी भी एक मतलब एक चीज होती है, इन द सेंस कि यहाँ पे शायद अगर मैं अपने इधर इस्लामाबाद में साइकिल चला रहा हूँ तो शायद उसको इतना अच्छा ना समझा जाए कंपैरेटिवली, लेकिन वहाँ पे ये नॉर्म है गाँव में साइकिल चलाने आता तो ये भी एक लाइफस्टाइल एट्रीब्यूट हो सकता है कि हाँ जी साइकिल चलाना इज ओके, मतलब कोई इतनी बड़ी वो नहीं। यहाँ पे हमें शायद और लगे कि यहाँ पे रोज अगर मैं काम पे साइकिल पे जाऊँ तो ऑब्वियसली वो जरा शॉर्ट लगेगा, लेकिन फॉर देम इट्स ओके। सो दिस पर्सन इज कल्चरली कोहेरेंट, यू कहूंगा ना। Yes, he's culturally coherent because he wants to fit in. He doesn't want to look the odd person out. So a bicycle is not culturally incoherent. Yes. ठीक है ना, मैंने मतलब so essentially हाँ हो सकता है कि yeah, this could be a point. Yes, बिल्कुल ठीक है। He's culturally coherent है, ठीक है ना। He tends to follow what other people are doing, right? If it's okay to ride a bicycle in the rural settings, then he would opt for this product because it is ये कोई dissonance create नहीं करता इस product को adopt करना। Yes, बाज़ का तो मतलब ये भी हो सकता है इवन ओनिंग अ बाइसाइकिल मतलब एक अच्छा ही चीज सोशली एक्सेप्टेंस समझी जाए उन एरिया में, सोशली एक्सेप्ट किया जाए इफ यू वांट टू, उसके साथ कोई सोशल स्टिग्मा अटैच ना हो। Yes. ऐसे ही है ना, सोशल स्टिग्मा ही होता है ना जो कि आपको बेसिकली बिहेवियर्स और लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश में मजबूर करता है। सो नो सोशल स्टिग्मा अटैच। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स? और कुछ यहाँ पे आ सकता है लाइफस्टाइल एट्रीब्यूट्स के अंदर? I think this is enough over here. अच्छा, आप जब नए एक्टिविटीज और इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं उनके? एक्टिविटीज जैसे आपने एक बात की थी ना, फॉर एग्जांपल डेली कम्यूट टू वर्क या डेली बेसिकली जो काम करने जाता है या क्या नाम है जिधर खेत है या व्हाटएवर, तो उसके लिए जाता है सुबह से। अच्छा, डू यू थिंक कि रिलायबल हार्डवेयर, एक्सेस टू रिलायबल हार्डवेयर would be one of his interests? कहीं he can't afford के वो ट्रैवल कर रहा है और 20वें किलोमीटर पे उसकी चीज जो है ब्रेक डाउन हो जाए। जी एग्जैक्टली सर, उधर तो आसपास तो ना कोई मैकेनिक होता है ना कुछ होता है, तो ऑब्वियसली यस एग्जैक्टली। और अगर आप ये देखें तो इफ यू लुक एट दिस एडवर्टाइजमेंट तो ये रिलायबिलिटी साइड में किस तरह दिखाई गई है? लुक एट दिस पॉइंट। सर वो फायर वाली जो बात हुई थी और वाटरप्रूफ है और मतलब किचन में पैक करके तो कुछ बिल्कुल। ये देखिए, ये तीन चीजें जो इसने, अगर आप उनको, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है और उस पर ऐड नजर आ रहा है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है नहीं आ रही, ठीक है ना। ये जो तीन इसने काम किए हैं यहाँ पे, ये देखें, ये वाला एक तो ये, लेट मी शो यू दिस,
3-4 काम किए, सॉरी, नॉट ओनली। एक तो एबिलिटी टू हैंडल वेट, ठीक है, देन ability to work under adverse conditions, including even if your bicycle is on fire. Or even if it's, at a certain extent underwater. Water तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि अगर उसके अंदर पानी भी चला गया. Because when you're on the farm पे जब आप होते हैं कि आप when you're actually in a rural setting, तो वहाँ पे ये सारे conditions जो हैं वो आप you face them in one way or another. Not the fire actually, but लेकिन वहाँ पे मक भी होती है, बारिश हो जाए, जो कच्चे रास्ते भी खराब हो जाते हैं, आपको अक्सर 2 बंदे बिठा के भी जाना पड़ता है. तो मेरा मतलब इट्स नॉट वो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो बेसिकली उनको प्रमोट कर रहा है अपने प्रोडक्ट के अंदर. He is trying to actually tell you कि when you buy this kit and you snap it onto your bicycle, you will actually have access to reliable hardware, which is not going to fail अगर आप उसमें 2 बंदे बिठा दें. It is not going to fail अगर आप उसको मोटर पे आग भी लगी हुई है. It is not going to fail अगर आप कीचड़ में भी फंस गए. और what else? और क्या हो सकता है इसका? एक पॉसिबल ठीक है. इंटरेस्ट सर किसी का ये हो सकता है कि फिजिकल एक्सर्शन आपकी मतलब कम हो रही है कंपैरेटिवली, मतलब अगर आप बैटरी को आप आग के साथ लेके जाते हैं तो एक आपको तो वो भी बेनिफिट देते हैं. इंटरेस्ट में भी ये डाला जा सकता है बिल्कुल. ये मैंने यहाँ पे टाइम सेविंग एंड एनर्जी सेविंग किया था. तो एनर्जी सेविंग, फिजिकल एनर्जी सेविंग, फिजिकल एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं, आपके आर, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली अगर साइकिल चलाते जाते थक जाएगा तो मतलब फिर काम भी करना आगे जाके काम में जाना चाहिए. ठीक है. और what else? लेकिन this is a totally functional product. हाँ जी बोले. टाइम सेविंग भी है सर, लेकिन वो हमने वैल्यूज में डाला हुआ है उसकी. ठीक है. अच्छा देखिए, इस जो प्रोडक्ट की जो नेचर है ना, दिस इज वेरी फंक्शनल. इट इज दिस इज नॉट अ हाउ वुड आई से, इट्स नॉट लंच बॉक्स. आप इसके पिकनिक्स एसोसिएट नहीं कर सकते. आप इसके साथ जो है वो जिम जाना और कोई लेयर की एक्टिविटी जो है ना, एसोसिएटिंग विद इट जो है वो इज वेरी हार्ड. यानी कि मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे प्लेस नहीं कर सकता कि मैं कहूँ कि अच्छा यार यू कैन टेक योर फैमिली ऑन अ पिकनिक ऑन दिस बाइसिकल. ठीक है. दिस इज अ वेरी वर्क ओरिएंटेड, वर्क सेंट्रिक प्रोडक्ट जो कि एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, विच इज ट्रांसपोर्टेशन. स्पेशली फॉर साउथ एशिया, ट्रांसपोर्टेशन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज हमारी आबादियां बहुत ज्यादा हैं, और जब आबादी ज्यादा होती है तो फिर आप जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाना जो है वो दैट इज वेरी कॉस्टली. ठीक है ना. तो ये जेन में रखना है. तो और क्या एक्टिविटीज और इंटरेस्ट हो सकती है इस बंदे? जी गाइस. अच्छा एक और थोड़ा सा आई बिलीव एक उसको एक्टिविटी कह लें या इंटरेस्ट में, depending how you would like to categorize that, but let's say some people would also want to like get into this कि भाई आपका ना एक ओवरऑल हेल्थ जो फैक्टर है ना वो भी आपका बेहतर हो सके. बिकॉज नॉर्मली इन योर डेली आपकी जो होती है जो भी आप if you're let's say studying or if you're let's say working, तो योर डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी आर सो टैक्सिंग कि आपको उस तरह से फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, वो टाइम नहीं मिलता है. सो इफ यू आर एक्चुअली मेकिंग दैट पार्ट ऑफ योर डेली कम्यूट हो गया या कुछ भी हो गया, उससे हो रहा है कि आपके एटलीस्ट जो थोड़ी बहुत एक एक्सरसाइज का जो कंपोनेंट है दैट विल लेट्स से हेल्प एलिविएट एनी काइंड ऑफ
लॉन्ग टर्म कोई जो है हेल्थ इम्पैक्ट हो गया, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, किसी का ब्लड प्रेशर है, किसी का कुछ और है, डायबिटीज एंड ऑल. सो दैट इज एन इनडायरेक्ट वे टू ऑल्सो mitigate some of your health factors through such things. If somebody has an interest, yeah, bhai maine apna health conscious hai, lekin of course just because I know a lot of people who do realize कि भाई health conscious है, लेकिन their work pressures just do not allow them to go for a walk या कोई जिम में चले जाएं, कुछ करें. उनकी बहुत ज्यादा कट थ्रोट किस्म का वर्किंग एनवायरनमेंट होता है. ठीक हो गया. ये एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट वैलिड है, ये आपने जिस एंगल से किया इसको, लेकिन आई वुड स्टिल से कि दैट इज द सेकंड टियर इंटरेस्ट और अ थर्ड टियर इंटरेस्ट. यस, आई वुड लाइक टू सॉल्व ऑल ऑफ दीस प्रॉब्लम्स प्लस आई एम कंसर्न्ड अबाउट माय हेल्थ. आप इसको इस तरह पुट करेंगे या नहीं? मैं वही कह रहा हूँ ना, अगेन it varies a lot. अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, like the reason why I'm saying this is because I'm actually doing that myself, because currently my जैसे होता है ना कि अब मेरी जो ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई आपने सुबह पहुंचना है, फिर उसके बाद अगर कहीं भी जाना है आगे पीछे, you will have the official car to go on official meetings and all everything, but and then you do not have any what do you say time to go for a walk वगैरह आगे पीछे during the 5 days. तो उसमें what I've done is now I have stopped using my own car. I use the metro, और उसमें जो metro तक जो distance होता है वो मैं walk कर लेता हूँ, and also from the office as well. So and again that is based on my back of my mind कि हाँ भाई ठीक है, कुछ ना कुछ at least आपकी थोड़ी बहुत exercise element होना चाहिए, despite having all the benefits के मुझे ऑफिस से गाड़ी भी मिली हुई है, मुझे ऑफिस से फ्यूल भी मिल रहा है, so it's not any of that, so I can easily have all these things at my disposal, but despite that I'm making this as a health conscious decision to go for a healthier option. ठीक है, अगेन ठीक है, ओके फाइन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है. वही बात है, डिपेंडेंट अपॉन योर सिचुएशन यू कैन एक्चुअली कॉल दिस, मतलब वही बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों टीयर्स पे हो सकती है बेहतर. लेकिन जो मुझे लगता है कि इसकी जो फर्स्ट ईयर की जो कंसिडरेशन है ना वो बहुत लो होगी, लेकिन सेकंड या थर्ड ईयर पे हाँ ये ज्यादा हो सकती है. नहीं वो तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इनिशियली आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, like it was almost like a year back. So like again I don't want to sound narcissist or anything, but people said कि यार आप उसमें जाएंगे, पैदल जाएंगे, मेट्रो पर जाएंगे, they were just equating this particular thing based on my position and rank in the organization, which is like I'm in the top what do you say leadership profile. तो उनको ना वो स्टिग्मा जो हम बात कर रहे थे ना अभी, तो वो चीज थी ना, तो a lot of people do not do that just because कि हाँ वो कहेंगे यार अगर हमने ये करना शुरू कर दिया कि लोग पता नहीं उल्टी सीधी और assumptions बनाने शुरू करेंगे कि हाँ भाई ये डिमोट हो गए हैं, इनको वो नहीं मिल रही, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर. So I've challenged that. मैंने कहा कि उनको जो मर्जी, so I actually told people, मैंने कहा जिसने जो कहना है वो करते रहे. मैंने कहा it is about how you want to address the situation and does it actually make you happy or not. That's the better thing. तो अब जाहिर सी बात, अब जैसे मुझे अब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सो द फ्यूल दैट आई गेट फ्रॉम माय ऑफिस, अब अगर मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माय स्टॉप यूजिंग माय ओन कार एंड ऑल व्हाट इज गिवन टू, मैं उसको ही करता हूँ कि आई गिव इट एज चैरिटी, कि मैं आगे पीछे जैसे लोगों को देखता हूँ भाई पेट्रोल में के मुश्किल आता है तो पेट्रोल पंप पर जाके किसी का पेट्रोल डलवा दिया, अब उससे मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा. इट इज अगेन दैट इज समथिंग व्हिच आई एम गेटिंग फ्रॉम द ऑफिस. But that is again, you're absolutely right. It's a very, very small segment of the population that actually think this way. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, because generally होता ये है कि in human interaction, when you try to do something that is not the norm, I mean, people would intentionally or unintentionally come in and associate some sort of a stigma with it, unfortunately. ठीक है ना, ये this is the nature of human interaction. ठीक है ना, और again at the end of the day I think it's your responsibility to just look beyond that and say अच्छा यार this actually does benefit to me.
ठीक है ना, तो ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं डिमोट हो गया हूँ, या मेरा मतलब है कि मुझे लाइक कोई और मसला है, मैं just doing it for myself, you know, I need to walk, you know, my like cholesterol is off the मतलब it's off the records, और मेरा मतलब या मैं like I'm gaining weight or whatever the reason is. Yeah. So that's true. You're absolutely right on that. बिल्कुल ये बिल्कुल हो सकता है. Okay, what about attitudes? Excuse me, sir. जी. Sir, should we add disabled person usage in demographics or values? Sorry, दोबारा बोलिए कि आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई. Alright. Sir, should we add the usage by disabled persons in values or demographics? Values and demographic. Values में या demographics. अच्छा, disabled जब आप कहते हैं तो disabled से आपकी क्या मुराद है? Could you explain disabled a little bit? Is he physically disabled? Or Yeah, is physically disabled. अच्छा, ये प्रोडक्ट कैसे हेल्प करेगा किसी फिजिकली डिसेबल्ड को? सर, ट्रेवल करने में अगर कोई चल नहीं सकता सही से और उसको किसी पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है. ठीक है. That's a valid point. Of course, within a 40 kilometer range. Good. ठीक है. Physically challenged. Who cannot conventionally bicycle. सर वो जो एक फैक्टर था कि ही टेक 170 ग्राम्स का लोड ले सकता है और किसी को साथ बिठाया हुआ था. जी केजीज. हो सकता है वो किसी को हो सकता है किसी को साथ लेके जाता हो. जी बिल्कुल, ये बात मैंने नोट की है कि 170 केजीज का जो लोड है वो ये 4 चीजें जो कि उसने प्रमोट की हैं अपने एक्टिव. 170 केजीज, उसके अलावा जो है अपना बीइंग एबल टू परफॉर्म इन एडवर्स कंडीशंस, चाहे वो आग लगी हो मोटर को या वो पानी हो या फिर वो कीचड़ में भी फंसा हो. ठीक है, तो एक्टिविटीज और इंटरेस्ट हो सकते हैं कि उसकी एक्टिविटीज और इंटरेस्ट में, आई मीन कंसिडरिंग दिस, इट कुड बी कि उसका इंटरेस्ट हो कि वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल विद पीयर्स करना चाहे. 1 पेयर इट कुड बी, यू नो, कि मैंने बच्चे को स्कूल भी छोड़ना है. Yes, हमने शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना, उसको छोड़ के आ रहा है, तो इट माइट बी हिज इंटरेस्ट कि यार मैं जो ना, और हो सकता है कि रेगुलरली एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं. Because it can handle 170 kg as per the advertisement. I don't know if reality ऐसे कर सकता है वो नहीं कर सकता, लेकिन ये तो इधर हम वो भी कर सकते हैं, डिलीवरी भी. इसका मतलब डिलीवरी के जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छी ऑप्शन है ये कि 170 ग्राम तक वो लेके जा सकता है. हाँ जी, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ. अच्छा, सही. तो ये ठीक है, हाँ, सोशल क्लास में लिखा हुआ है, लेकिन यस, ये हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरी जो है वो भी आप कर सकते हैं. ठीक है, वो आप हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो, आपकी डेली एक्टिविटी हो जो आप परफॉर्म करते हैं. ठीक है ना, कुछ छोटी मोटी डिलीवरी हो सकता है पीछे आपने कोई थोड़ा बहुत सामान रखना हो, जिस तरह यू नो ये जो यू नो स्मॉल लोड्स होते हैं ऑफ यू नो एनिमल फीड. ठीक है, हमारे मुल्क में चुकेर होती है और यू नो इस तरह की मुख्तलिफ चीज होती हैं, उनकी बोरियां वगैरह होती हैं. एक बोरी के अंदर यू नो यू कैन एक्चुअली एटलीस्ट हैंडल अ सिंगल सैक ऑन अ बाइसिकल. व्हाट अबाउट एटीट्यूड्स? एटीट्यूड्स में क्या है? फ्रेंडली सर. अच्छा, फ्रेंडली. व्हाई वुड यू से दैट? अगर हम कह रहे हैं कि वो एक पेयर को या किसी को साथ लेके जाता है, तो probably is a caring neighbor or a caring friend, या किसी का ख्याल कर रहा है. अच्छा, ठीक है. आप ये कह सकते हैं कम्युनिटी rather than saying friendly, I'd say family/community oriented. Yes sir. ठीक है, because he cares about not only himself but people who are around him. उनकी जिंदगी भी वो चाह रहा है कि इस प्रोडक्ट से थोड़ी बहुत आसान हो जाए. मेरे बच्चे को 20 किलोमीटर पैदल चल के ना जाना पड़े. It could be a possibility. So that's an attitude. Na? He wants the life of his child to be a little easier. या उसका कोई elderly है, उसकी जिंदगी को थोड़ा सा आसान करना चाहता है.
What else? और क्या हो सकता है? Do you think cost saving is an attitude? Do you think cost saving is actually an attitude or not? Yes, sir, I think. Do you think कि human behavior जो है या human attitudes के attributes में जो है वो Yes, sir, saving आता है, करना वो okay, आते so हैं, that's आते हैं। very कुछ लोग किसी बहुत पाकिस्तान एक्सट्रावेगेंट होते हैं, कुछ लोग बहुत कॉस्ट सेविंग होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो है। एक्सट्रावेगेंट होते हैं वो कहीं से लेके भी एक्सट्रावेगेंस दिखा लेंगे, जो कॉस्ट सेविंग होंगे वो उनके पास एम्पल होगा, उसमें कम से कम होगा, उसमें भी कॉस्ट सेव कर लेंगे। तो इट इज एन एटीट्यूड। Absolutely. अच्छा, when we talk about Pakistan in general, तो saving is not an attitude in general. मैंने जो ऑब्जर्व किया है और मैंने जो भी रीडिंग किया पाकिस्तान के बारे में, और ये मुझे कैसे पता लगता है? ये मुझे पता लगता है हमारे, अगर आप बैंक्स की रिपोर्ट्स पढ़ें तो उसमें कंसिस्टेंटली ये दुहाई दी जाती है कि पाकिस्तानी सेव नहीं करते। ठीक है ना, वो कॉस्ट भी सेव नहीं करते और वो एंड ऑफ द कैरियर सेविंग भी नहीं करते, ना प्लानिंग करते। सो इट इज नॉट आवर नेशनल एटीट्यूड टू सेव। हम लोग बेसिकली जो है ना वो कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, जो हम कमाते हैं वो हम ज्यादा लगाते हैं, हम सेविंग लेकिन ओरिएंटेड हमारा नहीं। बैंकिंग सेक्टर में कितने लोग, मतलब बहुत सारी औरतें हैं जो घर में सेव करती हैं, बैंक्स में नहीं जाती, तो हम एक जनरल ओपिनियन तो नहीं इस पे बेस कर अच्छा सकते। देखें, पहली हाँ, बात तो ये है कि जहां पर अगर तो आप बैंक में सेव नहीं कर रहे और घर तो में सेव कर रहे हैं। एक्चुअली हाँ, घर में सेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है बेसिकली यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट अ डिसएडवांटेज। अवेयरनेस नहीं है सर, लैक ऑफ अवेयरनेस। कहते हैं बैंक जी, तक कौन जाएगा, इससे अच्छा घर में कर लो। बहुत बैंक सारी ऑफ औरतें बैंक कमेटियां डालती हैं। बिल्कुल बिल्कुल डालती हैं, और एब्सोल्युटली आई एग्री विद दैट, लेकिन यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट अ डिसएडवांटेज। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट इज के आप जो है इन्फ्लेशन के हाथों मारे जाएंगे। बहुत सारे अगर लोगों आप को, बैंक, लाइक, हाँ, बैंक्स नहीं है करीब घर के। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे ये लोग बहुत ऑनलाइन नहीं बैंकिंग करते। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जी जो है ना बैंक्स नहीं है। हमारे मुल्क में 43 बैंक्स हैं और दे शेयर अ टोटल ऑफ 24 मिलियन कस्टमर्स, दैट इज ऑल। 200 मिलियन की 220 मिलियन की आबादी में 43 बैंक्स हैं जिनके आपस में कोई 23 से 24 या 25 या ज्यादा 35 मिलियन हो गया होगा। और इसी वजह से फिनटेक इज सच अ हिट इन पाकिस्तान। एंड आई मीन जो फिनटेक भी और ज्यादा पे जो ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने जो फिनटेक मॉडल्स हैं जो अपने साथ इनकॉर्पोरेट किए हैं, इसी वजह से इनकी सक्सेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये दे सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, और आई मीन जो टेलीकॉम से रिलेटेड है वो शायद इसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिन सोसाइटीज में कन्वेंशनल बैंकिंग को जो है ना जरा वो शक की निगाह से देखा जाए, या कन्वेंशनल बैंक जो है वो सही तरह कम्युनिकेट ना कर पा रहे हो, या वो रीच आउट ना कर रहे हो टू कम्युनिटीज जो कि फार फेस्ट हैं या कि डिस्पर्स्ड हैं, तो वहां पर जो है ना फिर ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह ऑपरेट कर सकते हैं। ये मॉडल हमने बांग्लादेश में भी सक्सेसफुल होते हुए देखा है, इंडिया में भी देखा है, आई थिंक पाकिस्तान में भी इट हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका देखिए, क्योंकि बैंक्स जो है ना दे आर अ बिजनेस कंसर्न, दे नीड टू मेक अ केस, और कन्वेंशनल बैंक जो है ना वो हेवीली रिलाय करते हैं फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर। बट इफ यू हैव अ मोबाइल कंपनी जिसकी सर्विस जो है वो फार फ्रेश एरियाज में भी है, तो उसको तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है ना। यू जस्ट नीड टू पुट इन प्लेस प्रोसेसेस जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर सके। डज दैट मेक सेंस? और आई थिंक इसकी ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो बैंकिंग है वो पाकिस्तान में, जो कन्वेंशनल बैंकिंग है वो बहुत ही कोई मेरा मतलब इट इज अ गुड सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है बैंकिंग की जो इंडस्ट्री है, लेकिन इट इज नॉट एट पार विद जो कि हमारी पॉपुलेशन का साइज है। ठीक है, व्हाट एल्स, और क्या हो सकता है एटीट्यूड्स? जी गाइस,
इसको हमने रैप अप करना है जल्दी से, फिर बताएं एटीट्यूड्स के अंदर और क्या मैं डाल सकता हूँ, व्हाट एल्स कैन कम इनटू एटीट्यूड्स। अच्छा चलो जनरल इन्फॉर्मेशन बता दें फिर इसके बारे में, इस बंदे के बारे में। अगर एटीट्यूड ज़हन में नहीं आ रहा कोई तो व्हाट अबाउट जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या हो सकता है, यू नो हमने वो ऑलरेडी मार्कर्स जो हैं वो पिन पॉइंट किए हुए जनरल इन्फॉर्मेशन के। वो क्या है जी कि इट इज प्राइमरीली गोइंग टू बी ये दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों यूजर हो सकते हैं। एज ग्रुप है इसमें कोई, यू थिंक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं? सर एज ग्रुप के सेंस में हो सकता है फॉर एग्जांपल कि बहुत ही बुजुर्ग जो लोग हैं वो ऑब्वियसली यूज नहीं करेंगे साइकिल। So I'd say 55 plus या 50 plus या 40 plus। जैसे 55 50 प्लस प्रॉब्ली नहीं यूज करेंगे, 55 प्लस। ठीक है, और what else, anything else, any general other information जो कि हमें कैप्चर करनी चाहिए? ऑक्यूपेशन मतलब फार्मर्स मोस्टली यूज करते हैं। जी हाँ, that is important, that is important। occupation class is farmers and या delivery फिर delivery and delivery भी कर लें and daily wages। ठीक है, और what else? Any other general information that you would like to have? Sorry about that. Gee guys, any other general information that you would like to add? Anything you want to add to attitudes? सर इसमें क्या ये कहा जा सकता है कि दे आर फंक्शनली ओरिएंटेड? Yes, ये कहा जा सकता है, and that would be an attitude, right? Yep. Yes, that would be an attitude. Achha, just a question. That's a very good point. Functionally oriented. Has anybody heard of Amish communities? आप लोगों ने कभी आमिश कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा नहीं? Yes sir, no. अच्छा, if you go and try to sell this to an Amish community, would they buy it? No sir. Okay. Why do you think is that so? Because they are very adverse to technology. उनकी जो belief और उस पे है. Exactly. So functionally oriented होने के अलावा he should have a forward-looking outlook. He should be ready to adopt. If you are not ready to even adopt, ये अगर आपके attitude का हिस्सा है, तो then you will never buy this. है ना? That makes sense, right? So functionally oriented and ready to adopt. Adoptability एक attitude है जो कि यहाँ पे होना चाहिए. या नहीं? Correct, it's correct. लेकिन मैं अगर इसको जाके एक ऐसे गांव में बेचने की कोशिश करूं जहाँ पे मोटरसाइकिल भी नहीं घुसने दी जाती, तो nobody is going to buy it because they do not want, I mean उनका जो एटीट्यूड है towards टेक्नोलॉजी वो शायद प्रोहिबिट करता है, या और वो एटीट्यूड कहीं से भी स्टेम हो रहा होगा। हो सकता है वो उनके बिलीफ सिस्टम से, या यानी कि रिलीजन से स्टेम हो रहा होगा, बिलीफ सिस्टम व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। हो सकता है उनकी कोई जैसे कहते हैं ना, जो भी सोशल सिस्टम है वो ये इस एटीट्यूड को फील कर रहा हो।
ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल। पाकिस्तान में देयर इज देखिए चिल्ड्रन आर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, और बच्चों के अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान में, ठीक है, और उसके प्लेथोरा ऑफ रीजंस हैं। इट्स इज प्रोबेबली बैड वेदर, वाटर, यू नो, बर्ड्स के इश्यूज होते हैं। पहले तो ये आइडेंटिफाइबल ही नहीं होती थी, लेकिन अगर एक बच्चे को प्रॉब्लम है और उसके वालिदैन जो है वो बेसिकली ये एक्सेप्ट भी करने के लिए तैयार नहीं है कि यार इस बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, नाउ दैट इज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आप कभी भी उनको जाकर एक सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम सेल ही नहीं कर सकते, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ये प्रॉब्लम है। डज दैट मेक सेंस या नहीं? It does. It does. ठीक है, सो एनी अदर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड ओवर हियर? ठीक है, so this is how I would actually create a canvas, or this is how I would actually do psychographic profiling. Primarily 19-20 करके यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है when you are involving yourself in psychographic profiling. इन्हीं चीजों को देखा जाता है। इसको थोड़ा सा और फिल्टर करके you come up with the average person of or average persona that resides inside that segment जो कि हमने आइडेंटिफाई किए थे, ठीक है ना, जिस तरह हमने आइडेंटिफाई किए थे। आप फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, आप डेटा को देखते हैं। हमने यहाँ पे डेटा देखा ही है, मैंने तो हमने सिर्फ एड्स देखे, ठीक है ना। अगर मैंने कोई एक्चुअल में प्रोफाइलिंग की होती लेट्स से, और मेरे पास डेटा पॉइंट्स होते हैं, तो मैं पहले डेटा पॉइंट्स को बहुत गौर से देखता, डेटा पॉइंट्स को स्लाइस करता, उन्हें देखता कि अच्छा यार इस डेटा के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो मैं फिर इसको बहुत ज्यादा और बेहतर भर सकता हूँ। और आई कुड हैव असर्टेड कि यार अच्छा ये इस सेगमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्योंकि डेटा नहीं था इस केस में, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो यू नो एड्स थे, तो हमने एड में से जो चीजें हमने सॉर्ट ऑफ एड को रिवर्स इंजीनियर किया। एड तो इसके बाद आता जब आपने बेसिकली सेगमेंट बना लिया होता और आपने प्रोफाइलिंग कर ली होती, तो फिर आप एड बनाते, क्योंकि ये एड जो है ये जिसने भी सोचा है उसने कुछ ना कुछ इस तरह की एक्सरसाइज की है, बिकॉज ही हैज वेरी एविडेंटली पिन पॉइंटेड द पेन पॉइंट्स जो कि ये प्रोडक्ट सॉल्व करता है। तो उसने कुछ सोच के किया है ना बेसिकली। उसने हो सकता है बैठा हो, उसने पूछा हो लोगों से कैसे यार आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, यू नो बाइसिकल को लेके आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूटिंग से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो बताएंगे। तो उसने बेसिकली प्रोफाइलिंग की कि यार ये एक प्रोफाइल निकलती है कस्टमर्स की जिनको ये प्रॉब्लम्स है, एक कॉमन सेट ऑफ प्रॉब्लम है। शॉर्ट डिस्टेंस जो है बेसिकली वो ट्रैवल उनको एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन उनके पास बाइसिकल्स हैं और दे डोंट वांट टू पे फॉर फ्यूल, बट दे डू वांट टू हॉल माइनर लोड्स ऑन यू नो एट शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। सो आई एम गोना स्टॉप हियर। मैं यहाँ पर जाना एक ब्रेक लूंगा और we can take a 20-minute break because it's already 1:04, 1:05, and we can come back at 1:25 नमाज वगैरह पढ़ के, and then we can restart. हमने मार्केट साइजिंग करनी है अब इसके बाद, और फिर उसके बाद then we are going to go into A/B testing, and then that would be the end of this part of the course. तो और this topic. कि हमने जो कैनवस बनाया है, तो ये कैनवस बनाया इसके काइंडली स्क्रीनशॉट भेज देते हैं ग्रुप पे। मैं बिल्कुल भेज देता हूँ कैनवस का काइंडली स्क्रीनशॉट। जी मैं भेज दूँ। अच्छा ये वायदे में ये मैं बात बता दूं, इसको मैंने कैनवस का नाम दिया है, ये आपको कहीं कैनवस के नाम से नहीं मिलेगा। अच्छा ये मैंने खुद कैनवस बनाया है। ये यानी कि आई ट्राइड के अगर जो हमने पहले एक एक्सरसाइज की थी अगर आपको याद हो, तो हमने बिजनेस मॉडल कैनवस बनाया था। मैंने कहा यार उसी तरह की एक चीज अगर बना ली जाए तो इट कुड बी एक्सट्रीमली यूजफुल, आपको एक गो में सारी चीजें नजर आ जाए। तो ये साइकोग्राफिक कैनवस जो है ना, ये मेरी अपनी कॉइन टर्म है, लेकिन इसमें जो चीजें यूज हो रही हैं वो सारी की सारी साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग वाली। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो
So it's shared in the group. So let's meet at 1:26 now. Okay, or we can actually start then. Okay, guys, let's have a break. ठीक हो गया जी? Right, so thank you, sir. You're welcome.
You guys, is everybody back? G guys, can you hear me? Is everyone back? Yes, sir. So let's restart. हम दोबारा शुरू करते हैं. I hope you can see my screen. So now we are actually going to talk about market sizing. ठीक है? Can anybody tell me a little bit about market sizing? Market sizing क्या अमल होता है? क्या काम होता है? Why do you do market sizing? मार्केट साइज से आपको बेसिकली पता चलेगा, फॉर एग्जांपल कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, और कितनी मार्केटिंग होनी चाहिए, एफर्ट होनी चाहिए. ये सारे क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं. हाँ जी, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है. मार्केट साइजिंग जो है is the process of estimating the potential of a particular market. ठीक है? और while you're doing that, you primarily look at a couple of things. You look at the total size of potential of the market. You look at the major competition. You look at the composition and profile of target customers. And then you try to understand the reach of the product. ठीक है? अब मार्केट साइजिंग के प्राइमरीली जो है ना दो तरीकेकार हैं. There is a top to bottom and a bottom up approach, but उससे पहले कुछ जो important terminologies हैं वो समझना जो है ना वो जरा जरूरी है. So market sizing जो है ना वो 3 layers में होती है प्राइमरी. Okay, there is a TAM, there is a SAM, and there is a SOM. ठीक है? So the TAM is your total addressable market. ठीक है? The whole market. Excuse me. The potential market. ठीक है? That's called the TAM. And उस पूरी मार्केट के अंदर से जो एरिया या जो सेक्शन सर्विसेबल होता है मार्केट का या आपके लिए रीचेबल होता है, that is the SAM. So the SAM is a subset of the TAM. ठीक है? और SAM के अंदर से आप एक्चुअली जब जो मार्केट कैप्चर कर पाते हैं या उसको अपनी सर्विसेज दे पाते हैं, दैट इज द SOM, विच इज द आपका शेयर ऑफ द मार्केट, विच इज अगेन अ प्रोपोर्शन ऑफ द SAM. सो TAM में से SAM निकलता है, SAM के अंदर से SOM निकलता है. ठीक है? एज यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यू नो, TAM इज द टोटल मार्केट डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस. ठीक है? और इसकी अगर आपने डॉलर वैल्यू निकालनी हो तो दैट इज सिंपली द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि टोटल मार्केट साइज मल्टीप्लाइड बाय दिस, यू नो, आपकी जो प्राइस है, सेल प्राइस. SAM is similar segment of the TAM targeted by your products and services which is within your geographical reach or within your reach, not necessarily geographical but within your reach.
or that is number of opportunities multiplied by the percentage of targetable opportunities multiplied by the average sale price. And similarly the portion of the SAM जिसको आप actual में capture कर पाते हैं वो आपका SOM बन जाता है, which is the share of the market, which is again the number of opportunities जो कि यहाँ पे थी multiplied by the percentage of targetable opportunities जो कि यहाँ से निकली, फिर multiplied by the percentage of targeted opportunities जो कि आप कैप्चर कर पाए, multiplied by with the average sale price. ठीक है, सो ये 3 टर्मिनोलॉजीज बस याद रखें, ये ऑटोमेटिकली पे निकल आती हैं. अगर आपको टैम पता हो तो सैम निकल सकता है, सैम पता हो तो सॉम निकल सकता है. अब अगर हम एक वेल नोन उबर की जो मार्केट है उसको अगर हम देखें तो ये ओरिजिनली ये मैंने इनकी जो ओरिजिनल पिच डेक था उबर का जो उन्होंने ओरिजिनली 2008-9 में किया था, उससे बेसिकली मैंने निकाला था. तो व्हाट दे थॉट ऑफ एट दैट टाइम वाज कि वो खाली लिमो इंडस्ट्री जो है ना यूएसए की उसको टारगेट करेंगे. अब तो खाली ग्लोबल एक वो बन गई है, पिवट कर गए हैं वो, लेकिन इट स्टार्टेड ऑफ एज अ लिमो बिजनेस, टैक्सी एंड लिमो बिजनेस, ठीक है, इन यूएसए. और इनका जो टैम था ना दैट वाज $5.7 ट्रिलियन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड था. इट वाज दैट ब्रॉड. ठीक है, तो पूरी जो दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री थी दैट वाज देयर टैम. On top of that, they wanted to only address the USA limo and taxi market. तो इनका जो SAM है that was only $4.2 billion. Whereas जो इन्होंने targeted SOM था इनका वो $1 billion था 5 साल में. ठीक है, यानी कि इतनी मार्केट जो कि इन्हें $1 billion का जो है ना बेसिकली रिटर्न लाके थे 5 सालों के. ठीक हो गया. So this is how actually Uber went about doing their TAM, SAM and so on. अब approaches to market sizing जो है ये भी there are 2 approaches as I said, there is bottom up and there is top down. अब आप लोगों में से किसी ने कभी कोई market sizing की exercise की है? Has anybody been involved in market sizing? Anyone? तो आप में से किसी ने भी मार्केट साइजिंग आज तक नहीं की. अच्छा, अब इन दोनों अप्रोचेस, ये 2 अप्रोचेस क्यों हैं? बिकॉज एक अप्रोच जो है वो उस केस में की जाती है जब आपके पास बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, आपके पास इंफॉर्मेशन की जो है ना वो रिलायबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. लेकिन एंड दैट इज प्राइमरली टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है, जो बॉटम अप अप्रोच है वो बेसिकली उस वक्त की जाती है जिस वक्त आपके पास जो है ना मार्केट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो ना अवेलेबल हो और आपको assumptions लेनी पड़े. ठीक है, बहुत सारी. फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एक मिसाल आपको ये दे सकता हूं कि ये जो एक्सरसाइज थी दिस वाज प्राइमरली अ बॉटम अप अप्रोच. I'll show you. So this was a evaluation का एक टास्क था मेरी कंपनी का. जब ये आज 4 साल पहले शुरू हो रही थी तो मुझे ये टास्क आया था कि जी हमने इस आइडिया को वैल्यू करना है. अब इसको हमने वैल्यू कैसे करना है, यू नो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस आइडिया. अब आई हैड टू क्रिएट फोरकास्ट, फाइनेंशियल फोरकास्ट जो थी ना वो मुझे बनानी थी, और आई हैड टू प्रोजेक्ट देम 10 years into the future and then round them back to present value ताकि हमें आज की इस आइडिया की वैल्यू मिल जाए. अब आई डिड नॉट हैव अ ग्रिप ऑन a lot of what was going on in the market. मेरा मतलब मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, तो आई हैड टू टेक अ लॉट ऑफ assumptions. मैंने फिर assumptions ली कि मेरी सेल्स जो है वो इतनी होंगी, हर जो है वो बेसिकली सेल की जो वैल्यू है वो इतनी होगी, मेरा जो है ना कॉस्ट जो है वो कौन सी होंगी, कितनी होंगी, वो किस रेट से ग्रो करेंगी,
ठीक है ना, मेरा केपेक्स किस रेट से ग्रो करेगा, अपफ्रंट केपेक्स कितना होगा, उसके अलावा कंसिस्टेंट केपेक्स में जो है ना मुझे जो पैसे डालने पड़ेंगे वो कितने होंगे, ऑफिस का सेटअप का केपेक्स कितना होगा, डेप्रिसिएशन कितनी होगी, उसके अलावा डिस्काउंट रेट की अजम्पशन तो खैर मैंने नहीं ली थी। डिस्काउंट रेट तो बेसिकली अगर आप एक वीसी वेंचर कैपिटल के बारे में पढ़े थोड़ा सा, तो वीसीज के अंदर आप लोगों को डिस्काउंट रेट का कॉन्सेप्ट पता है? डज एनीबडी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट रेट? यहाँ पे फाइनेंस वाले कितने लोग हैं? जी सर ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको कितने मतलब चाहिए होता है ना रेट, कितने उससे वापस आएगा बेसिकली। एब्सोल्युटली। तो आपने उसको डिस्काउंट बैक आज की प्राइस पे लाने के लिए आप उसे डिस्काउंट का एक फैक्टर लगाते हैं उसके ऊपर। और वीसीज के अंदर जनरली डिस्काउंट रेट इतना हाई नहीं होता, लेकिन जब आप वेंचर कैपिटल की बात करते हैं तो वीसीज के अंदर डिस्काउंट रेट्स बहुत ज्यादा हाई इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और उसकी वजह ये होती है कि बिकॉज स्टार्टअप्स आर इनहेरेंटली वेरी रिस्की। ठीक है ना, उनकी जो उनकी जो सर्वाइवेबिलिटी का एलिमेंट होता है ना वो बड़ा कम होता है। सो इस वजह से उन्हें बड़े हाई रेट के ऊपर डिस्काउंट किया जाता है। बैक इन 2018-19 जो डिस्काउंट रेट चल रहा था दैट वाज इन वीसीज वाज क्लोज टू 15 to 18% डिफॉल्ट। कोई भी वीसी कोई भी नया वेंचर जो था वो 15 से 18% के दरमियान में डिस्काउंट होता था। ठीक है, तो ये निकाला मैंने। उसके बाद फिर जाना इसकी बेसिस के ऊपर प्रोजेक्शंस की इनटू द फ्यूचर। ठीक है, उन प्रोजेक्शंस को फिर डिस्काउंट बैक किया टुडे की वैल्यू के ऊपर, 3 रेट्स के ऊपर, 18% पे भी किया, 15 पे भी किया, 12 पे भी किया। अब आप 12 पे देखिए ज्यादा वैल्यू आ रही है, 15 पे उससे कम आ रही है, 18 पे उससे कम आ रही है। तो एक्चुअली आप कर क्या रहे होते हैं, आप अपनी कैलकुलेटेड प्रोजेक्शंस को पीनलाइज कर रहे होते हैं जब आप उसे डिस्काउंट करके लाते हैं वापस। तो अगर मैं इसी रेट को कम कर देता, मैं इसी रेट को लेट्स से मैं कर देता हूँ I'd say that 12 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 6%। ठीक है, तो अब आप देखें कि मेरे को फर्क पड़ा है इस पे से, क्या पड़ा है? ये देखें, अब मेरी वैल्यू देखें कहाँ चली गई। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माय आइडिया वुड हैव बीन, हाउ मच इज दिस, कितना है? $520 million. 520 million. Yeah, $520 million. ठीक है, तो डिस्काउंट रेट से ये फर्क पड़ता है, बस सो दैट यू नो। अब ये एक जो है ना बॉटम अप अप्रोच थी। इसकी वजह ये थी कि मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी। I was low on information. I had to assume a lot of things. ठीक है, कि जी सेल्स की ग्रोथ रेट क्या होगा, तो पर देखिए सेल्स का ग्रोथ रेट हाई है बहुत ज्यादा। उसके अलावा एडिशनल रेवेन्यू का ग्रोथ रेट क्या होगा ये भी मैंने निकाला था। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या होंगे अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, रेंट कितनी रेट पे बढ़ेगा, यूटिलिटीज कितनी रेट पे बढ़ेंगी, किस रेट से शुरू होंगी किस रेट पे बढ़ेंगी। तो ये मुझे करंट वैल्यूज पता थी, फ्यूचर वैल्यूज नहीं पता थी। फिर मैंने अजम्पटिव जो है ना इसके अप्रिसिएशन रेट्स डाले थे बीच में। सो ये एक तरीकेकार है। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच में आप कुछ इसी तरह की चीज कर रहे होते हैं, और टॉप डाउन अप्रोच में आपके पास बड़ी कंक्रीट इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, आपने बेसिकली अगर कभी कंसल्टिंग वगैरह का जो है कोई टेस्ट वगैरह दिया हो तो उसमें जो है बेसिकली वो आपसे मार्केट साइजिंग के सवाल पूछते हैं, और उसमें जनरली आपने बॉटम अप अप्रोच अपनानी होती है, बिकॉज यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, सो यू हैव टू अज्यूम अ लॉट ऑफ स्टफ। तो इसकी अगर हम छोटी सी एक्सरसाइज कर लें, so let's try to open up a fictitious business जो कि बेसिकली जिसकी इंफॉर्मेशन जो है ना, आपने एक बिजनेस सेटअप करना है और आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हम जो है ना कुछ अजम्पशंस के साथ चलेंगे और हमें कुछ अजम्पशंस बनानी पड़ेंगी इस बॉटम अप अप्रोच को यूज करने के लिए। सो जस्ट थिंक अबाउट एनी बिजनेस जो कि आप स्टार्ट, मैं जनरली जो है बिजनेस करवाता हूँ, यानी जनरली मैं एग्जांपल में जो यूज करता रहा हूँ
वो आई हैव एक्चुअली ट्राइड टू यूज ये जो इलेक्ट्रिकल बल्ब्स वगैरह होते हैं, ये जो आजकल एलईडीज वगैरह बनती हैं, इनकी जनज कोई अगर आपने छोटी फैक्ट्री लगानी है तो इसकी अगर आपने कोई मार्केट साइजिंग करनी हो और बॉटम अप अप्रोच आप कैसे अपनाएंगे? बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या बिजनेस हम जो है ना बेसिकली यहाँ पर सेटअप करने की कोशिश करें जिसकी हमें मार्केट साइजिंग करनी पड़े और हम उसके सर ऊपर अगर बॉटम कोई अप? ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस हो, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बताएं। लाइक दराज या इस तरह का कोई हो। अच्छा, दराज जो है वो जब शुरू हुआ था तो उस वक्त तो दराज नहीं था ना, दराज तो एक बड़ी छोटी सी आई थिंक मार्केट प्लेस थी, ठीक है। और मुझे लगता है कि दराज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कुछ और सोचे, ठीक है, बहुत समझेंगे अ लिटिल सिंपलर, जो हम लाइक आधे पौने घंटे में जो है ना सॉर्ट ऑफ टेंटेटिवली कर सकें। हाउ अबाउट डायपर्स? मैं मतलब लेट्स से कि आपने डायपर्स का जो है ना वो होलसेलर या प्रोड्यूसर बनना है, तो हाउ वुड यू गो अबाउट आई मीन अगेन दैट्स जस्ट अ सजेशन, कोई और ऑनलाइन बिजनेस बता दें या तो, या जस्ट समथिंग सिंपलर। जी गाइस, एनीथिंग, एनी सजेशंस? ये कर लें इसका, ये जो फ्रोजन मीट प्रोडक्ट, जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सॉसेजेस, सलामी वगैरह, इस तरह का कोई छोटा सा प्लांट लगा लें। Yeah, yeah, this could be interesting. Yes. So हमारा जो business है, that is frozen meat and poultry products. ठीक है? ये हमारा business. Okay. तो आपका टैम क्या है इस केस में? जो पूरी सर इंटायर कंजम्पशन, मतलब चिकन कंजम्पशन मार्केट है, जो ठीक है। भी रेस्टोरेंट्स हैं उसमें कंज्यूमर हाउस होल्ड है, जो कोई भी है, तो पूरी मार्केट आ जाएगी। डिपेंड करता है कि आप एड्रेसेबल, अगेन वुड यू वांट टू लाइक गो फॉर समथिंग, वही जो अभी हम जो पहले एक्सरसाइज कर रहे थे ब्रेक से पहले, कि आपने जो हम कस्टमर की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, तो आर यू लुकिंग टू टैप इनटू अ सर्टेन थिंग व्हिच इज नॉट बीइंग catered for some of the existing products and services, or is it something that yes, there is a lot of room for any other player to come in the market and easily start serving from the very next day? तो इसको आई थिंक जी प्लीज, सॉरी। तो फिर हम आई थिंक देखना पड़ेगा कि हमने एड्रेसेबल मार्केट किस तरह से डिफाइन करनी है। ओके, मेरे ख्याल में तो आई थिंक इस मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन है। आई डोंट थिंक कि हम लोग कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं अगर हम फ्रोजन फ्रूट या फूड स्पेशली मीट या पोल्ट्री दे रहे हैं। इट्स समथिंग दैट इज ऑलरेडी इन द मार्केट, सो यू वुड एक्चुअली फेस स्टिफ कंपटीशन। दूसरी बात यह है कि दिस बिजनेस वुड एक्चुअली हैव अ कंसिडरेबल केपेक्स कॉस्ट एज वेल, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका ज्यादा होगा, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट यानी कि आपने काटा और जो है ना उसको फ्रीज करके बेच दिया। इसके लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसके लिए आपको स्पेसिफिक मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको वैल्यू चेन जो है वो इंटीग्रेटेड चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि किसी थर्ड पार्टी से मीट खरीद कर उसको फ्रीज करके आगे काट के देना। आपका पोल्ट्री का अपना बिजनेस होगा तो शायद आप कंपेटिटिव होंगे इस लेवल पर, ठीक है? तो जी हाँ, नहीं सर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अगेन वैल्यू चेन पे भी डिपेंड करता है ना कि वैल्यू चेन में आप कहाँ पर हैं। अब जिस तरह एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आपने सॉसेजेस प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, एंड सॉसेजेस is something which is a core ingredient for let's say जितने भी आपके जो businesses जो pizzas बनाते हैं, ठीक है, it can be the Rahats, the Tehzeebs, some of the leading restaurants वगैरह, तो उसमें फिर आपकी जो addressable market है वो फिर आपकी वो हो जाएगी, concise हो जाएगी। It's not going to be for the masses, it's going to be for the कह लें कि जो आपका B2B सेगमेंट में आप ऑपरेट करेंगे।
तो मैं इसीलिए कह रहा था कि थोड़ा सा हम उस पर कह लें कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज आवर मार्केट एंड देन वी सी कि हाँ भी उसको हमने एड्रेस किस तरह से करना है। ठीक हो गया। तो अच्छा चलें, अब इस केस में फिर ये बताएं कि टारगेट मार्केट हमारी क्या होगी। आर वी गोइंग टू सेल इट टू द मासेस और आर वी जस्ट गोइंग टू सेल इट टू द कॉर्पोरेट्स में, मतलब फूड जो लाइक प्रोड्यूसर्स हैं, लाइक जो फिनिश गुड बनाने वाले हैं, वो उनको बेचना है, या हमने टारगेट करना है द जनरल कंज्यूमर। आई थिंक इट कुड बी, आई थिंक अगर हम इसको लिमिटेड रखें कॉर्पोरेट कंज्यूमर्स तक, तो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। जी उसमें हाँ व्हाट वी कैन डू इज के अगेन वी कैन फर्दर स्लाइटली उसको थोड़ा सा मजीद कर लेते हैं, लाइक गोइंग विद अ कंजर्वेटिव अप्रोच के लेट्स टारगेट द टीयर, लाइक लेट्स एम फॉर द टीयर 1, लेकिन हम टीयर 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टीयर 1 जो है ऐसी बात है, अब जैसे फॉर एग्जांपल पापा सालिस है, आपका तहजीब वगैरह है, तो ये लोग चाहेंगे कि इनकी जो भी सोर्सिंग है वो बहुत अच्छी है, ए क्वालिटी की हो, तो ऑफ कोर्स दे विल बी वेरी स्केप्टिकल इफ दे are introduced to a new product which has absolutely no history. So the idea would be to first make a name for yourself and then you go out for these big fishes. बिल्कुल ठीक है। तो टियर 2 जिसे कहते हैं ना, टियर 2 के जो लोग हैं जी, so these can be some upcoming bakeries वगैरह जो आपके मोहल्लों में होती हैं, या फिर आपके जिस तरह हम जैसे मैं इधर G9 में रहता हूँ, तो यहाँ पर 2-3 अभी रिसेंटली फास्ट फूड के छोटे छोटे जैसे जॉइंट्स हैं, उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया, नाउ दे आर आल्सो मेकिंग पिज़्ज़ास एज वेल, सो दीज फॉर देम इट इज नॉट समथिंग दैट दे वुड बी कंसर्न कि हमें कहाँ से किस ब्रांड का सॉसेज मिल रहा है, अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस पर मिल रहा है तो इट इज इजीली एबल टू पेनिट्रेट दिस मार्केट, और इनका वॉल्यूम काफी अच्छा होता है क्योंकि दे आर सर्विंग द मैसेज, तो इनकी वॉल्यूम की गेम है सारी। ठीक है। सो टियर 2 फूड प्रोड्यूसर्स जो कि बेसिकली जिसमें बेसिकली फास्ट फूड बिजनेसेस हो गए, आपके जो गेस्ट हाउसेस रेस्टोरेंट्स हो गए, आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, गेस्ट हाउसेस वगैरह रेस्टोरेंट्स हो गए, टियर 2 स्टार 3 स्टार होटल चेन्स हो गई, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर, मोटेल्स वगैरह जो होते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा, अब हम तो व्हाट इज द टोटल एड्रेसेबल मार्केट फॉर दिस, सो व्हाट इज द टाइम फॉर दिस। अब नाउ इट्स क्योंकि सिंस दिस हैज बीन नैरोड डाउन टू दिस टारगेट मार्केट, सो नाउ व्हाट डू वी डू। अब हम किस तरह इसको करें फास्ट फूड बिजनेस। जी, तो इसमें अगेन द वे दैट आई वुड लाइक टू गो फॉर इज के अगेन जो आपने अभी बात की थी ना वैल्यू चेन की, तो डिपेंडिंग कि आपका अपना जो भी लेट्स से वो मीट प्रोसेसिंग प्लांट है और जहाँ से आप एक्चुअल वो सोर्स कर रहे हैं रॉ मीट वगैरह, तो वो कहाँ पर है, एंड देन इन ऑर्डर टू लेट्स से सेव ऑन लेट्स, क्योंकि देखें इसमें सबसे जो मीट प्रोडक्ट्स में जो फ्रोजन में होता है, आपकी जो चीज़ डिफरेंशिएट करती है या इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे आपको स्टैंडर्ड्स भी मिलते हैं या आईएसओ सर्टिफिकेशन वगैरह, हाउ यू ट्रांसपोर्ट द मीट प्रोडक्ट्स, उसमें आपकी जो स्पेशल वो जो क्या कहते हैं व्हीकल्स होती हैं, रेफ्रिजरेशन यूनिट्स होती हैं। हाँ, रेफ्रिजरेशन यूनिट्स, तो अगर बहुत दूर होगा तो उसमें जैसी बात है फिर आपका चांसेस आर के मीट कैन गो स्टेल अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसको टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, तो आई वुड लाइक टू प्ले सेफ कि नेबरिंग एरियाज जो है, अब जैसे आई थिंक मीट प्रोसेसिंग प्लांट जो मैंने अभी तक स्टडी किया थोड़ा बहुत, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है वो इधर काफी है, ये पेशावर की साइड के एडजॉइनिंग एरियाज में, नौशौरा, पेशावर, च्योरो की फैक्ट्रीज है, कि आई थिंक केएनएन की भी आई बिलीव है एक आध फैक्ट्री इधर भी है। वो ऐसी है। अच्छा, इसमें एक चीज जो है ना मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी हम जो है ना सबसे पहले टोटल एड्रेसेबल मार्केट निकालते हैं, तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है ना वो पूरा मुल्क होगा, इट्स गोइंग टू बी द एंटायर, जो सैम है ना, जो सर्विसेबल मार्केट है, वो फिर वो होगी जो कि आपकी वैल्यू चेन के करीब होगी। ठीक है, बिकॉज टैम तो बहुत बड़ा होगा ना, इट्स गोइंग टू बी द एंटायर इकोसिस्टम विद इन पाकिस्तान, बट द सैम वुड बी कि व्हेन यू वांट टू कीप इट क्लोजर टू योर वैल्यू चेन, बिकॉज यू डोंट वांट कि आपका जो है ना फूड स्टेल जाए,
आप लोगों में से किसी ने लेयर्स ट्राई किया? Has anybody ever eaten layers? जी टेस्ट केक्स बहुत अच्छी। बिल्कुल एकदम यूनानिमसली मैं मतलब इकट्ठे जवाब आया बहुत अच्छे केक्स हैं। अच्छा I am actually I do not use it, लेकिन I am a victim because both my kids they are like absolutely mad about layers, क्योंकि वो उनके स्कूल के जाते हुए रास्ते में आता है और वो बस वो फौरी तौर पर डिमांड ये होती है कि हाँ भाई यहाँ से कपकेक्स लेने हैं या केक लेना है। तो एब्सोल्युटली उनकी जो सप्लाई चेन है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग उनकी कोई भी जो आउटलेट है ना उसके अंदर अपनी बेकरी नहीं होती, दे आर जस्ट रिटेल आउटलेट्स। यस उनका जो सप्लाई है वो एक सेंट्रल एरिया से हो रहा है और वो मुझे नहीं पता कि इनकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है। फैक्ट्री ही कहूंगा मैं बिकॉज जनरली जो किचन एसोसिएटेड होते हैं बेकरीज वगैरह के साथ उनको फैक्ट्री कहा जाता है। ये अयान की क्योंकि मेरी लाइक एक दोस्त की चेन थी एक जमाने में, चेन में से एक आउटलेट थी तो एक अयान बेकरी हुआ करती, अभी भी है खैर लेकिन अब तो खैर काफी डिमिनिश हो गई है वो। लेकिन ये है कि तो वो उनका एक अपना कारखाना था, उसको कारखाना कहते थे, तो कारखाने में ही केक बनते थे और ये सारी चीजें बनती थी। तो मुझे नहीं पता कि इनकी कहाँ पे है लेकिन इनकी डिलीवरीज जो है वो डेली के हिसाब से आ रही होती, ठीक है। तो और कंसिडरिंग के दे आर प्रीटी पॉपुलर तो आई एम अज्यूमिंग कि इट इज अ गुड वैल्यू चेन जो कि इन्होंने सेटअप की हुई है विच इज नॉट वेरी फार अवे। और जो इनके एसेट्स हैं विद इन द वैल्यू चेन दे आर वेरी गुड बिकॉज दे डोंट लेट द प्रोडक्ट रॉट और वो सॉगी होके पहुंचे या खराब हुआ पहुंचे, ठीक है ना। तो इस केस में मैं जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो मैं पूरा पाकिस्तान मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा फास्ट फूड बिजनेसेस, वही जो ऊपर चीजें लिखी हैं फास्ट फूड बिजनेसेस, 2 is guest houses, बेकरीज पे होगा सर? बेकरीज पे। अच्छा देखिए ये मैं बेकरी नहीं रखूंगा, मैं उसकी वजह बताता हूँ। मैं इसको ना डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचना चाह रहा, मैं इसको उन बिजनेसेस को बेचना चाह रहा हूँ जो कि आगे फिर इसको इस्तेमाल करके कोई चीज बनाएंगे। सर बेकरीज भी डायरेक्टली अच्छा yes, दोनों करती हैं, yes, दोनों you're करती हैं। right, that's true, yes, my bad. ये फ्रोजन मीट के बिजनेस में सर एक और भी इसका बाय प्रोडक्ट होता है जो बेसिकली कैट और डॉग फीड के लिए भी यूज होता है, मतलब वो Okay. जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी use Yeah, करते हैं। that's interesting. अच्छा ये जो कैट और ये नहीं, इसके कोई प्रॉपर प्लांट्स है पाकिस्तान में बनाने के लिए या ये वही जो रॉ मटेरियल दे देते हैं? सर रॉ मटेरियल ये लोग मतलब बेसिकली जो चिकन का जो बच जाता है ना, मेरे फादर का अपने खुद फास्ट फूड का मतलब हमारे पास मतलब बेसिकली ये होता है कि जो चिकन का वो बच जाता है तो आके मतलब दे पे यू फॉर इट, जो अच्छा वो फिर एनिमल फीड के लिए यूज करते हैं। अच्छा and do they have like these factories जिसमें वो उसको कोई प्रोसेस करके कोई चीज बनाते हैं या फिर वो बस उसको लेते हैं और प्रोसेस करके एनिमल फीड बनती है जो बेसिकली बिस्किट्स नहीं आते छोटे छोटे। जी अच्छा दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो दैट। मैं तो यस सर, ये हमारे केएनएन्स वाले भी करते हैं ये सारे जो उनके लेफ्ट ओवर्स होते हैं उससे एनिमल फीड बनाते हैं। जैसे चिकन की जो बीक होती है और जो उसके पैर होते हैं वो बेसिकली एनिमल फीड। अच्छा, आई डिडंट नो दैट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि ये सारा बाहर से आता है सामान, एनिमल कैट फीड और डॉग फीड, बट ये यहाँ पे भी बनता है, दैट्स गुड यार। अच्छा एक मिनट, इसमें जी बाय प्रोडक्ट कंज्यूमर्स एनिमल फीड प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये भी हो गया। जो हम बचेगा हमारे उसमें से वो इनको एज एन इनपुट जा सकता है, ठीक हो गया। ओके ये तो हो गई आपकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट थ्रू आउट पाकिस्तान। अब व्हाट अबाउट सैम? एंड लेट अस अज्यूम कि हमारा जो प्लांट है, प्लांट लोकेशन जो है वो मैं कहता हूँ हतार है, सॉरी जो मुझे करीब तरीन मिला मैंने वो कह दिया है, बट हतार है। सो देन हमारी सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट क्या हो जाएगी? It would be everything around Hatar or get close to it, not very far away. So where is Hatar?
ये टैक्सेला के पास है हतार, ये पूरी इंडस्ट्रियल। बिल्कुल। सो इट इज ओवर हियर, यानी कि इसको मैं अगर थोड़ा सा और वो करूं, सो दिस इज हतार। इट्स लाइक मतलब एक दिन में आप कई दफा आ जा सकते हैं। इस्लामाबाद, ठीक है, एनी अदर मेजर सिटीज इसके करीब हो जो, नौशहरा टू अ सर्टेन एक्सटेंट, पेशावर भी एक मिनट है जी, टैक्सला, वाह, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, इस्लामाबाद, फिर रावलपिंडी, ये सारी जो शहर हैं ये सब आई थिंक एक दिन में आराम से आप मिनिमम 2 सॉर्टी दो चक्कर लगा सकते हैं, बहुत आराम से लगा सकते हैं। वर्किंग डे में आराम से लगा सकते हैं। 2 घंटे आने, 2 घंटे जाने, 2 घंटे आने, ठीक है। ये अच्छा, ये इसको फिर मैं यहाँ लिखता हूँ सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट में। देन वी हैव रावलपिंडी / इस्लामाबाद, ठीक है, टैक्सला इटसेल्फ, वहां भी, ठीक है, वहां भी एक मार्केट है, ठीक है, वहां पे भी पीयूएफ के बहुत ज्यादा बड़े एसेट्स हैं, काफी आबादी है वहां पे। पेशावर, ठीक है, मर्दान, नौशहरा, ठीक है। तो ये 5, 6 में 7 मैंने निकाल लिए जो मुझे लगता है कि करीब से नहीं है, ठीक है। अगेन अगर इसको प्रॉपर्ली किया जाए तो जी जी, एबटाबाद ज्यादा दूर नहीं हो जाएगा उसे? नहीं, एबटाबाद भी करीब है क्योंकि अब वो मोटरवे बन गया है ना, तो आराम से एबटाबाद और एबटाबाद इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि एबटाबाद से आपकी बहुत टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ना वो गुजर के जाती है। तो वो जो है ना उनकी जो मेन जिस पर उनका वो CMH है उसके ऊपर लाइन से काफी अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, ये पिज्जा पार्लर्स एंड फास्ट फूड चेन्स। अच्छा, ये तो 1 घंटा 6 मिनट का खाली रास्ता रह गया सर। आपने एबटाबाद से 78 कर लिख दिया। उलट होना चाहिए, क्या मैं हतार से ही जा रहा हूँ ना, मेरी जो प्रोडक्शन चेन है वो हतार में है। ओके ओके, ऑलराइट। तो फिर तो मैं एबटाबाद को यहीं से जाऊंगा, तो ये तो बड़ा कम है यार। तो 1 घंटा 6 मिनट है, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। आई थॉट कि ज्यादा है। अच्छा ठीक है, गुड। और एनीथिंग एल्स? नहीं, बस ठीक है, दिस इज गुड इनफ, ये कर देते हैं एबटाबाद, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इसके अंदर सो लेट्स अज्यूम के अभी हम सिर्फ जना को 3-4 चीजों की बात करते हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट 4 मेजर बिजनेसेस जिनको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। लेट्स से फास्ट फूड्स, उसके करूंगा मैं इन सबको, लेकिन अभी के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एक्सरसाइज आई एम जस्ट लिमिटिंग इट टू दिस गेस्ट हाउसेस, होटल चेन्स और मोटेल्स। मोटेल्स भी मैं नहीं करता, मैं कर देता हूँ, बेकरीज कर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी खाली इनको देखता हूँ। अच्छा, नाउ अब मुझे अब ये बताएं कि हाउ वुड आई गो अबाउट फाइंडिंग अ नंबर फॉर दीज। मैंने एंड ऑफ द डे क्या निकालना है? मैंने ये निकालना है कि यार मेरी मार्केट कितनी बड़ी हो सकती है पॉसिबली, यानी कि मेरी जो सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट है इन ऑल ऑफ दी सिटीज, उनमें कितनी पॉसिबल हिट्स हैं जो कि आ सकती हैं। मैंने तो एक्चुअली ये निकालना है ना इस वक्त राइट नाउ। उसमें से सॉम में कितना निकालता हूं या जो शेयर ऑफ द मार्केट है वो कितना है, वो तो फिर दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द बिजनेस वेयर आई गो एंड ट्राई टू विन द बिजनेस। बट राइट नाउ आई नीड टू आइडेंटिफाई कि यार अच्छा मेरे पास वो क्या है, व्हाट आर द ऑप्शंस और व्हाट आर द डिफरेंट प्लेसेस जहां पे मैं इसको बेच सकता हूँ। तो हाउ वुड आई डू दैट? सर ये इसमें इन सारी लोकेशन में बेसिकली कितने नंबर ऑफ फास्ट फूड हैं फॉर एग्जांपल, ये आप निकाल सकते हैं। कितने गेस्ट हाउसेस हैं, कितने होटल चेन्स हैं, कितनी बेकरीज हैं, तो आपको साइज मैं काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग अ बॉटम अप अप्रोच, और जिसमें गेस्टिमेशन, रफ एस्टिमेशन जिसे गेस्ट कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा चलती है। तो आई एम गोइंग टू गेस्टिमेट, ठीक है ना। एंड हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट? आई एम गोइंग टू स्टॉप
this. First of all, we'll start with Peshawar. And then what I want to do is, let's say मैं इसको कर देता हूँ. Why am I writing maker again and again? Sorry. Okay, so look at this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये तो बहुत सारी. Over like 50 bakeries, I think. ठीक है. So would it be safe कि मैं यहाँ पे 50 का नंबर डाल दूँ? जी सर. असल में देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, ये तो मैं अभी बड़ा तेजी में कर रहा हूँ, लेकिन व्हाट आई वुड डू इज कि मैं इन पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करूंगा, इनके नंबर्स और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लूंगा, इसको अपने सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट का हिस्सा बनाकर फिर आई वुड गो टू देम एंड ट्राई टू सेल देम माय प्रोडक्ट. ठीक है ना. सो राइट नाउ आई एम जस्ट लाइक डूइंग अ बॉल पार्क थिंग, बैक ऑफ एन एनवेलप थिंग. ठीक है. तो आई से कि 40 के करीब यहाँ पे मुझे बेकरीज हैं वो पेशावर में खाली मिल रही हैं. So in only Peshawar, I have like close to 40 bakeries. What about hotels? Hotels में अब मैं ये कैसे सेग्रीगेट करूंगा? वो होटल्स जो कि चले मैं एक पैरामीटर बना लेता हूँ कि जो होटल्स जो हैं वो एक नाइट जो है मुझे वो 10,000 रुपए तक में दे देते हैं. Those can be considered कि जी ये 2 या 3 स्टार होटल है. Would that be safe to say that या नहीं? क्योंकि 40,000 रुपए पर नाइट वाला होटल जो है वो तो नहीं है ना मेरा मतलब. That would be at least a 4-5 स्टार होटल. नहीं. Again, this is an assumption जो मैं ले रहा हूँ. What do you guys think? Would that be a safe assumption या नहीं? Or should we look at something else? जी guys, क्या ख्याल आपको? आपने बेसिकली सिर्फ नंबर ऑफ होटल्स काउंट किए हैं? नहीं होटल्स काउंट नहीं किए. मैंने 2 और 3 स्टार होटल्स को जो है ना बेसिकली टारगेट करना है ना. तो मैंने किया ये, मैं एक पैरामीटर ये मानना चाह रहा हूँ कि अगर होटल की जो पर नाइट की स्टे की जो कॉस्ट है दैट इज विद इन 0 to 10,000, तो देयर इज अ सेफ पॉसिबिलिटी कि ये 2 या 3 स्टार होटल है. जी सर बिल्कुल है, मतलब गुड. इट्स अ डिसेंट 2 या 3 स्टार होटल. ठीक है. तो मैंने इनको लिमिट कर दिया 10,000 के तक. तो अब मेरे पास कितने आ रहे हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब हैं होटल्स हैं जो कि मुझे पेशावर में भी नजर आ रहा है. मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा कर दूं, मैं 15 के कर देता हूँ तो मेरे पास ज्यादा होटल्स आ जाएंगे. ठीक है ना. तो 10 के करीब 10 8 नहीं, आई मीन से 10 से 15 के करीब ऐसे होटल्स हैं जिधर जो है ना जो कि मेरी टारगेट मार्केट के अंदर हो सकते हैं. ठीक है. और I will go ahead and just write
डेट भी नोट कर रहा है इसको। ठीक है। What about guest houses? I would do the same for guest houses as well. ठीक है, और अगेन इसमें भी जो कीमत है, I would actually limit it to 10,000. Nothing. No results found. Guest houses हैं कितने? 16K है. Okay, I'll just change this to this then. I don't think ये slicer काम कर रहा है. Why? Because I do see guest houses जो कि 16,000 भी कोट कर रहे हैं, बल्कि उससे कम भी कर रहे हैं, but they are not getting filtered when मैं इसको यूज करता हूँ. ठीक है, तो sorry about that. So again मैं टेंटेटिवली कह लेता हूँ कि अच्छा यार 10 से 15 ही जो है ना, 15 से 20 जो है ना गेस्ट हाउसेज हैं जिनको आप जो है ना टारगेट कर सकते हैं. Again 10 to 15. अच्छा, this is how I would actually go about in order to come up with what my SAM. और ये भी एक शहर है. Then I would do this for all of my designated area. ठीक है ना, मैं फिर हर कैटेगरी के अंदर जाकर जो है ना मैं वो निकालूंगा कि अच्छा यार इतने पोटेंशियल्स हो सकते हैं जिनको मैं कैप्चर कर सकता हूँ. इसको मैं हिस्सा बना देता हूँ इसी का. और अभी मैंने सारे नहीं किए मैं, क्योंकि बिकॉज आई वांट क्विकन दिस अप. मैं नहीं चाहता कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लूँ. दैट्स व्हाई आई एम cutting down the process. लेकिन this would be a very comprehensive exercise. ठीक है. And then I would actually go ahead and look at the SOM. तो अब इसमें से SOM क्या होगा मेरा? How would I come up with the SOM? जी. Any suggestions? Anyone? इसमें शेयर ऑफ द मार्केट में फिर हम सिनेरियोस क्रिएट कर लें. like one can be a conservative approach, one can be a normal, and one can be aggressive approach. और फिर आप उसी हिसाब से जो उसका मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग बजट जो होगा वो अकॉर्डिंगली उसका डिफाइन करेंगे. एब्सोल्युटली, मैं ये ऐसे ही करूंगा. एक्चुअली मैं करूंगा ये कि शेयर ऑफ मार्केट निकालने के लिए ना मैं कंजर्वेटिव अप्रोच, मीडियम अप्रोच और एग्रेसिव अप्रोच बनाऊंगा, और उसके साथ में कोई परसेंटेजेस असाइन कर दूंगा. 5%, let's say 15% and 25%. अब what does this mean? It means कि जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ उनमें से क्या कुछ मेरे पास आने की पॉसिबिलिटी है. इन पैसिव अप्रोच, इन मीडियम अप्रोच, और फिर इन एग्रेसिव अप्रोच. ठीक है. और इसी तरह what I would do is that I would actually put these over here. ठीक है, सेम. और यहाँ पर I would, इसको मैं एक कंक्रीट नंबर कर देता हूँ ताकि ये वो मुझे बाद में मसला ना करे. इसको 40 कर लेते हैं क्योंकि 20 के करीब है. एंड I would simply first of all do this for the bakery. तो ये आपने पॉजिटिव, मीडियम और एग्रेसिव अप्रोच की परसेंटेजेस कैसे निकाली? ये these are just I just cook them up. And यही होता है बॉटम अप अप्रोच में कि आप बेसिकली assume कर रहे थे कि यार मैं पैसिव अप्रोच हुई तो शायद मैं इस टोटल सैम का 5% जो है ना शायद कैप्चर कर पाऊं, लेकिन को बहुत ही अच्छा हो गया काम तो फिर को मैं 25 से 30% कर जाऊं. ओके, टू स्टार्ट ऑफ. ठीक है, बिकॉज
दिस अगेन डू रिमेंबर कि जो मेथोडोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच में मेजॉरिटी जो चीजें होती हैं वो अजम्पटिव होती हैं, ठीक है। सेकंड अब हम करेंगे चलिए इनकंसिस्टेंट का मुझे क्यों दे रहा है। Why is this not processing the formula? क्या हो जाए इसकी? ये परसेंटेज जो है ये भी ठीक है, अब जो ये जनरल नंबर है क्या कर रहा है इस टाइम? Why is this doing this? It's very strange. होटल चेंज है। Yeah, so these are the numbers that I get only from the city of Peshawar for three different product अपना जो consumer categories हैं जो कि हमने identify की थी, ठीक है। Let me color them as something to identify. अच्छा, अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे? What are we going to do next? हमने निकालना क्या था? हमने जो है ना हमने SOM आइडेंटिफाई कर लिए,
अब हमने सॉन्ग के साथ कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू एसोसिएट करनी है, वो हम कैसे करेंगे? जी गाइस, एनीवन? जी गाइस, एनी आइडियाज? इसमें भी हम क्या असाइन कर सकते हैं कि कितना क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम दैट दे बाय एंड देन यूज द एवरेज प्राइस अगेंस्ट देम? हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑन लोकेशन जाकर कोई ना कोई इंटेल कलेक्ट करनी पड़ेगी, राइट? यस। ठीक है, लेकिन आप ये कर सकते हैं, दैट इज अ गुड अप्रोच. यू कैन एक्चुअली गो टू अ सैंपल ऑफ द SAM and try to capture their volumes per business, and on the basis of that come up with an average value. But उसके लिए आपको मार्केट की रेकी करनी पड़ेगी to a certain extent. और ये करेंगे हम इसी तरह. What we will do is कि we will actually say कि अच्छा यार मैंने क्या क्या करना है, मैं अपनी ऑफरिंग निकालूंगा. What am I going to offer? I'm going to offer frozen whole chicken. ठीक है, उसके अलावा फ्रोजन पार्ट्स ऑफ चिकन. ठीक है, उसके अलावा जो है आपका टू अ सर्टेन एक्सटेंट फिनिश्ड फ्रोजन प्रोडक्ट्स. अब इसके अंदर भी सब कैटेगरीज बहुत सारी हैं, मेरा मतलब इट कुड बी नगेट्स, इट कुड बी it could be sausages, it could be a lot of other things. मैं इनको अभी फिनिश्ड फ्रोजन प्रोडक्ट्स के अंदर डाल सारे के सारे. और क्या हो सकता है? ठीक है, और क्या हो सकता है इसके? Anything else that comes to your mind? Hello, guys, can you hear me? जी गाइज, देखें, जब हम इन सारी कैटेगरीज को प्रोडक्ट की हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो देन वी वुड से कि अच्छा यार डेली जो इनकी डेली या मंथली या वीकली जो भी है ना, डेली एवरेज कंजम्पशन जो है वो कितनी होगी. ठीक है, और इट कुड बी लेट्स से होल चिकन जो है वो ऑन एन एवरेज जो है वो जा रहा है 25 kgs. ठीक है, फ्रोजन पार्ट्स ऑफ द चिकन है, बाकी के अगर है वो लेट्स से 15 kgs. एंड देन फिनिश फ्रोजन प्रोडक्ट्स जो हैं लेट्स से वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो शायद 35 kg जा रहे हैं. और ये मैं अगेन ये दिस वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर अजम्पशंस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसके अंदर आप मार्केट इंटेल भी कैप्चर कर सकते हैं. आप इन्हीं जिन लोगों के पास आप गए हैं इनसे ही गैदर करने के अच्छा यार आप प्रोडक्ट्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं और उनका कितना वॉल्यूम आप इस्तेमाल करते हैं ऑन एन एवरेज. ठीक है, और उसके बाद all you need to do is you need to actually multiply these numbers with these numbers to come up with 3 different scenarios, जो कि either it could be passive, medium or aggressive. And once you attach the value, sale value of the product with those numbers, तो आपके पास क्या आ जाएगा? What would you get? Dollar value of the SAM. Tentative is earning dollar value of the song. Yep. So tentative revenue from the song आपके पास अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, so this is how you would actually do a small bottom up process. ठीक है,
और अगेन दिस इज नॉट द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ अप्रोचेस, लेकिन ये इन द प्रेजेंस ऑफ अ सिनेरियो जहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ना हो, वहां पर फिर ये मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है. You have to bring together bits and pieces by somehow, assuming stuff, researching it, और या फिर आपने अगर आपके पास टाइम है तो मार्केट इंटेल जो है वो आप कैप्चर करें. अब मुझे ये बताएं ना, लेट्स से कि आपने रिटेल स्टोर के ऊपर जो है ना, आपने एक रिटेल के लिए कोई प्रोडक्ट बनानी है, तो रिटेल के लिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑफरिंग करनी है तो उसका सबसे आसान अच्छा तरीका क्या है उसके ऊपर, अगर आपने इंटेल गैदर करनी है? How would you do that? लेट्स से कि अगर हमने यही प्रोडक्ट जो है ये रिटेल स्टोर पे ऑफर करनी होती, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? मैं क्या करता था? Any ideas? रिपीट करेंगे मुझसे, सॉरी आपके पॉइंट्स में बेसिकली प्लेस करवा देते. फॉर एग्जांपल इम्तियाज है या मिट्टू है, इस तरह की कैश एंड कैरी है, उसमें प्लेसमेंट करा देते. लेकिन उससे पहले मैं ये ना करता कि मैं इम्तियाज में जाके आधे दिन के लिए बैठ जाता और देखता कि अच्छा यार फ्रीजर में आके कौन कौन, मैं कितने लोग फ्रीजर को आके एक्सेस करते हैं, क्या बिल्कुल कौन से प्रोडक्ट उठा के जाते हैं. तो दैट वाज बिहेवियरल बेसिकली हम देखते हैं ना कस्टमर का बिहेवियर कैसा है. जी, मैं एक्चुअल में फुटफॉल देखता जो कि रिटेल स्टोर के अंदर आ रहा है, और फुटफॉल में से कितना फिल्टर होके फ्रीजर तक आ रहा है. ठीक है ना, और फिर वो क्या प्रोडक्ट उठा रहा है. ठीक है ना, दैट वुड हैव बीन बिहेवियरल, दैट वुड हैव बीन एक्चुअल रिसर्च, जो कि मैं जिन नंबर्स को मैं यूज कर सकता कि यार हाँ हाइपोथेटिकली मैं कह सकता हूँ कि अगर यार इम्तियाज पे इतना बंदा आ रहा है तो छोटे रिटेल स्टोर पे इतना आएगा. सो एक बेसिस बन जाती. तो दिस अप्रोच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ assumptions and yes, आपको अक्सर मार्केट इंटेल भी थोड़ी बहुत जाके करनी पड़ती है. ठीक है, एनी क्वेश्चंस दिस फार? कोई सवाल किसी का? जी गाइस, मैं जनरली वैसे एक प्रोडक्ट के साथ इसलिए जो है ना ये करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज वो ज्यादा आसान होता है, लेकिन अच्छा है हमने आज ये भी कर लिया. इसमें मैंने आपको डॉलर वैल्यू इसलिए दिखाई बिकॉज वो मुझे आगे वर्किंग करनी पड़ती है, लेकिन अगेन आप लोगों को आई थिंक आइडिया समझ आ गया है कि हाउ वुड यू गेट टू अ टेंटेटिव डॉलर वैल्यू अंडर अ पैसिव अप्रोच, अ मीडियम अप्रोच एंड एन एग्रेसिव अप्रोच. ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल? बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. जी गाइस, अगेन आई एम आस्किंग बिकॉज इससे रिलेटेड सवाल आएंगे आपकी असाइनमेंट में. तो सर मार्केट साइजिंग का सर और मटेरियल दे सकते हैं तो मतलब द नंबर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वेज ऑफ असेसिंग मार्केट, कोई इसका कोई और एडिशनल मटेरियल इज इट अवेलेबल विद यू? आई विल हैव टू चेक, मैं आपको देख के बता देता हूँ अगर मुझे मिल गया तो. अब देखें, मार्केट को असेस करने का जरा मुख्तलिफ तरीके आ गए हैं. नाउ यू कैन एक्चुअली यूज डिजिटल एसेट्स एज वेल इन ऑर्डर टू असेस द मार्केट. दूसरी बात यह है कि जो नेचर ऑफ द बिजनेस है ना, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है इस बात पे कि आप किस अप्रोच को अपनाएंगे और कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डिजिटल बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपकी जो मार्केट साइजिंग की जो अप्रोच है, आपका जो टैम सैम और सॉम बनाने का जो प्रीमाइज है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, बिकॉज यू आर नॉट जियोग्राफिकली लिमिटेड. ठीक है ना, अब जियोग्राफिकली तो लिमिटेड नहीं है ना अगर आपने बेसिकली एक डिजिटल बिजनेस शुरू करना है. इसकी मैं एक मिसाल आपको ये देता हूँ कि ये देखें, फॉर एग्जांपल ये एक बिजनेस है पाकिस्तान में. आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव एवर यूज्ड देयर प्रोडक्ट्स और नॉट, बट
Has any one of you actually ever heard of these guys? तो ब्रांडिंग देखी हुई है बस on maybe on Instagram. ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो लोग हैं ना, ये बेसिकली दे हैव अ प्रोडक्ट विच इज अ पैकेज प्रोडक्ट एंड इज अ मेल, प्राइमरीली अ मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनका जो टैम्स, इनका जो टैम सैम और सॉम है वो जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा फ्रॉम जो है ना बेसिकली आपका किसी भी उस बिजनेस का, यानी कि अगर आपने फ्रोजन फूड्स बेचते हैं, ऐसे ही है ना। और ये जो अपनी मार्केट की टैम सैम और सॉम निकालेंगे, ये बड़े मुख्तलिफ तरीके से निकालेंगे। लेंगे ये भी असम्पशन जी, अगर ये बॉटम अप अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनके जो टूल्स हैं वो बड़े डिफरेंट होंगे। आप कोई मिसाल दे सकते हैं कि इन्होंने ये क्या ये फिजिकल जाकर बेसिकली इंटेल गैदर करेंगे? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट डिजिटल इंटेल, वो कैसे गैदर करेंगे? व्हाट कैन दे यूज? फॉर एग्जांपल कितने लोग सर्च करते हैं फॉर बीएड प्रोडक्ट्स? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर्च वो कहाँ से निकालेंगे हम? ये भी आपको बता दूं, गूगल ट्रेंड्स है, ठीक है, ये एग्रीगेटर है इस इंफॉर्मेशन का। ये एक तरीके का है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे शायद दाढ़ी मूछ की वो पड़ी हुई हो, या यूं पड़ा ये। लेट्स सर्च मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। अब देखें इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है इतनी, ठीक है, या इसको कर ले मेल ग्रूमिंग, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन आई लुक फॉर अदर टर्म्स। ठीक है, अब ये देख रहे हैं, ये ये वो प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी मेल प्रोडक्ट्स के अंदर जो है ना सर्च के कुछ वॉल्यूम्स पड़े हुए हैं, और ज्यादातर कहाँ से जनरेट हुए हैं? पंजाब से। ठीक है, और अभी बिल्कुल इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। उसके अलावा और क्या हो सकता है? मेल क्लोथिंग, चले मैं दाढ़ी मूछ से हट जाता हूँ, मैं मेल क्लोथिंग की जगह जाता हूँ। ठीक है, इधर भी पंजाब से ही डेटा जनरेट हुआ है, और ये देखें, ये इन्होंने सर्चेस की है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया। इसके अलावा जी फेसबुक भी मैं यूज कर सकता हूँ। मैं इसको जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे फेसबुक के फॉर एग्जांपल कोई एडवर्टाइजमेंट लगा के कितने व्यूज आए हैं, उसके कितने शेयर्स हुए हैं, कितने लोगों ने कमेंट किए? एब्सोल्युटली। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक आसान और तेज तरीका कार। ये हो सकता है कि मैं एड्स मैनेजर में जाऊं। ठीक है, अब ये काफी अर्सा हो गया मैंने यूज नहीं किया, मैं आई हैव नॉट यूज्ड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो मुझे अभी इसके डायनामिक्स भी भूल गए हैं। बट ये जो है बेसिकली क्या कर सकता है, एड्स मैनेजर है ना, एड्स मैनेजर जो है वो आपको वो तो हेल्प नहीं करेगा इस चीज के अंदर। सर एक और भी चीज होती है ना, गूगल एनालिटिक्स हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल एनालिटिक्स, जी जी, मैंने अपनी कंपनी में एक वेबसाइट बनाई थी, हम लोगों ने अपनी कंपनी, तो ठीक है, उसका बेसिकली रिस्पांस देखने के लिए कितने बंदों ने क्लिक किया, कितने बंदों ने इस पेज इस फॉर्म को फिल किया, बेसिकली इस तरह के एनालिसिस होता है। कितना कितना ऑन स्क्रीन टाइम कितना था एक पर्टिकुलर उसका यूजर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर जो है ना आप नीश जो है वो निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये नीश सेट किया था एक जमाने में, लिविंग इन पाकिस्तान, रावलपिंडी, 10 माइल्स, पंजाब, 18 to 65। इधर ही अगर मैं जाऊं और ये देखें डिटेल टारगेटिंग आ रही है, इफ आई ब्राउज on the basis of this, so I would say interests and grooming.
चलो इस में हेयर प्रोडक्ट्स, ये देखें. So I can actually see hair products, beard products. So beard products नहीं आ रहे. लिप बाम वगैरह भी बेचते हैं ये लोग, ठीक है, कॉस्मेटिक्स के अंदर आ जाएगा. तो इस तरह की जो है ना, बेसिकली अगेन मुझे, मैं यहाँ पे तो हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है बेसिकली मुझे लाइक टर्म्स निकालनी पड़ेंगी जो कि मुझे हेल्प करेंगी. ये तो खैर एड की उसमें था ना. इफ आई गो बैक एंड ये देखते हैं आप, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज आ रहा है मेरे पास. तो मुझे बेसिकली पता लग जाएगा कि अच्छा यार इसमें कितने लोग इंटरेस्टेड हैं. अब मैं इसको मेन कर देता हूं क्योंकि मैं खाली मेल प्रोडक्ट्स मैंने डाले हैं. आई कैन रिड्यूस दिस एज टू लेट्स से 30. तो अब आप ये देखें, मेरे पास ये ऑडियंस आ रही है. ये एक तरीका है. अगेन ये डिजिटल रिसर्च, डिजिटल इंटेल गैदर करने का एक तरीका है. और हर सोशल मीडिया एग्रीगेटर जो है, जिस तरह फेसबुक हो गया, और खैर मैंने तो कभी ये यूज नहीं किए, बाकी है जो बाकी के लाइक आपके लाइक आजकल नए जो आ गए हैं, लेकिन उनमें ये इस तरह के पीछे जो है ना एडवर्टाइजिंग के टूल्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आप कम से कम टेंटेटिव ऑडियंस का जो साइज है ना वो निकाल सके. फिर इसी तरह गूगल एनालिटिक्स है, जिस तरह आपने कहा, ठीक है. गूगल एनालिटिक्स जो है मुझे अगेन यूज किए हुए बहुत अफसा हो गया है. I am going to go ahead and अब गूगल एनालिटिक्स जो है ना, ये मुझे इसके साथ मुझे लग रहा है कि मुझे, इफ आई रिमेम्बर दिस करेक्टली, तो ये आपको आपकी वेबसाइट का जो है ना वो देता है, इंफॉर्मेशन देता है. बिल्कुल ऐसे. जैसे गाड़ी मूवमेंट है, अब जैसे से गाड़ी मूवमेंट उनकी अपनी वेबसाइट आप जाके आप बेसिकली प्रोडक्ट बाय कर, तो हम ये देख सकते हैं कि जी कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसको सबसे ज्यादा क्लिक्स हुए हैं, या कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसके पेज पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है. एब्सोल्युटली. लेकिन मुझे तो जनरल सिस्टम का चाहिए ना. मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सारी जो वेबसाइट्स हैं जो कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट बेचनी है, मुझे उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए. जी ठीक है ना. अच्छा, आप उसके लिए आप आई थिंक जो है ना गूगल का जो एड्स का प्लेटफॉर्म है उसको आप यूज कर सकते हैं. ये पाकिस्तान में अभी मैसिवली ब्लॉक भी हुए हैं रिसेंटली. पता नहीं अभी मुझे एक्सेस देगा भी या नहीं देगा. इसके अंदर भी आप नीश निकाल सकते हैं. कैंपेन, सर्च कैंपेन्स नहीं है. अच्छा, मैं तो हेल्प पढ़ रहा हूँ. अच्छा, आई डोंट वांट द हेल्प. ठीक है ना. तो नाउ अब यूजिंग दीज I can actually do a certain amount of intent मैं गैदर कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ जी? लेट्स से कि मैं मैं जो एक नई कैंपेन बनाता हूँ जिसमें मेरी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है. लेट्स से मेरी ब्रांड अवेयरनेस जो है ना ऑब्जेक्टिव है, वो डिस्प्ले ऐड है. मेरी जो वेबसाइट है वो अब ये मांगेगा कि अच्छा यार तो वो दो करे. let me try to put in a fake one. ठीक है, अभी आप देख लें.
I can either narrow it down to a particular to a particular पाकिस्तान के अंदर अगर कोई रीजन है उस तक भी मैं इसको लिमिट कर सकता हूँ. Look at this, ठीक है ना. अब ये यहाँ पे मैप दे देगा and then I would तो मैं इस इलाके में करना चाहता हूँ. So the radius is 20 miles or 20 kilometers kind of thing. And it's over here as well. Sorry, over here. ठीक है. So ये मैंने एक टारगेट सेट कर लिया. अब नाउ लुक एट द लेवल ऑफ डिटेल जो कि इन्होंने कलेक्ट की हुई है अपने यूजर्स की. और ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो है फिर आप जो है ना मुख्तलिफ चीजें सेटअप कर सकते हैं. लैंग्वेज का होनी चाहिए. इट शुड बी उर्दू, इंग्लिश भी होना चाहिए और साथ में उर्दू भी होना चाहिए. ये देखिए नेक्स्ट. Let me go back a step. More settings में क्या है? ठीक है. So what I'm trying to say is कि there are a lot of products out there जिनकी बेसिस पे आप डिजिटल इंटेलिजेंस भी गैदर कर सकते हैं. ठीक है ना. एवरेज डेली बजट मेरा 100 रुपए है. I'm just putting in fictitious amounts. हाई क्वालिटी ट्रैफिक होनी चाहिए. जारी बात है फिर मेरी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. मैन्युअली सेट पेड्स. ये देखिए. अब यहाँ पर I can then slice data on the basis of all of these audience segments, demographics, keywords, topics, placements. Keywords में जाकर I would just like to see ये देखें beard growth, grooming, beard oil, beard. ये देख रहे हैं आप. You get this? So let's say कि मैं इनको यूज करना शुरू कर देता हूँ because ये मेरे keywords हैं. ठीक है. नहीं एक ही मैं just add this and I say done. Let's go next. अब आप ये देखिए. So again this is a very comprehensive system. ये मैंने बहुत अर्सा हो गया, तकरीबन को 2-3 साल हो गए यूज नहीं किया. बट ये कि इसके अंदर you can very very clearly identify कि अच्छा यार आपका जो टारगेट ऑडियंस बैठी हुई है उसका कम से कम एक होलिस्टिक नंबर कितना है. And that would be extremely useful to come up with the starting numbers. कि अच्छा यार मेरी जो सैम है वो कितनी होगी. उसमें से अब मैंने सॉम कितना निकालना है वो एक अलग चीज है. Is that clear? जी गाइस. अब आप ये राइट साइड पे देखें. ये आपको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करके दिख रहा है कि आपकी एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस ये रहेगी और आपके इंप्रेशंस कितने आ सकते हैं ऑन योर एड. You can use these numbers. ठीक है. तो the nature of the business actually really affects how you go about gathering intel और कौन से tools है ना आप उनको यूज करते हैं. Sometimes in order to plug in information you might need to physically sit at a store. But if it is a digital product या digital आपका जो है ना प्लेटफॉर्म के जरिए आप सेल कर रहे हैं तो then tools like these are extremely useful. ठीक है जी. So any questions this far? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सॉरी मेरी आवाज नहीं, दोबारा बोलिएगा. जी सर मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू करें. क्लियर है यार. ओके कूल. ठीक है. अच्छा अब आगे जी हम चलते हैं टू A/B टेस्टिंग विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास. ठीक है. A/B टेस्टिंग जो है वो कैसे की जाती है, A/B टेस्टिंग होती क्या है. वैसे मुझे को बता सकते हैं A/B टेस्टिंग क्या होती है. व्हाट इज A/B टेस्टिंग? एनीवन वुड लाइक टू टेल मी कि जी A/B टेस्टिंग क्या होती है.
जी अली आपकी आवाज नहीं आ रही, जी आपको माइक ऑन बेसिकली है। जी 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 अब आ रही। बेसिकली वही होती है, A/B टेस्टिंग यही होती है कि जो आपने जो सिनेरियोज बनाए हुए हैं, तो अगर लेट्स से सिनेरियो ए प्रिवेल करता है तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट्स, और बी होता है तो क्या रिजल्ट्स होते हैं, एंड देन यू एक्चुअली मैच देम विद योर एक्चुअल, जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू टेस्टेड विद योर ओरिजिनल हाइपोथेसिस वगैरह कि हाउ गुड वर यू इन टर्म्स ऑफ योर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। बिल्कुल ऐसे ही है। और ए बी टेस्टिंग जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है और डिजिटल प्रोडक्ट की भी हो सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स की सूरत में ए बी टेस्टिंग का जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। फिजिकल प्रोडक्ट्स के केस में इट्स अ लिटिल स्लोअर, लेकिन इट इज पॉसिबल। ठीक है। और ए बी टेस्टिंग की अगर आप डेफिनेशन बेसिकली सर हम फोकस ग्रुप्स देखते हैं, मतलब एज इन दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाते हैं फोकस ग्रुप्स को, ये कौन सा वाला बेहतर है। एब्सोल्युटली टेस्ट टेस्टिंग। और इसमें हाँ, इसमें ये भी मैं कह सकता हूँ कि आई थिंक डिजिटल, जब हम बात करते हैं ना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, तो वहां पर तो probably A/B testing is probably a formality. You need to have both scenarios, क्योंकि आपका जब इतना ज़्यादा आपकी वो फास्ट ट्रैक होती है, तो there is no time to come back and evaluate results. You want to like quickly go on. अगर आपने let's say campaign प्लान की हुई है for 15 days और पहले 5 दिन में आपको पता चल जाता है कि हाँ भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो फौरी तौर पे यू लॉन्च योर बी कैंपेन as opposed to something that you do जैसे आपकी ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग या जो ATL वगैरह होती है, तो उस लिहाज से in the digital arena the time to test out A/B is very limited. You need to act very fast. वेरी फास्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हाँ जी, जहां तक फोकस ग्रुप की जो बात हुई थी पहले, हाँ जी फोकस ग्रुप्स, टेस्ट टेस्ट जो होते हैं, ये सारे ए बी टेस्टिंग की फॉर्म्स हैं। किसी भी प्रोडक्ट की टेस्ट टेस्टिंग जो होती है वो जो है बेसिकली उसका वो भी एक किस्म का ए बी टेस्ट है। फोकस ग्रुप्स भी एक किस्म का जो है ना वो बेसिकली दे आर आल्सो टाइप ऑफ ए बी टेस्ट फॉर अ फिजिकल प्रोडक्ट। सो ये हम क्या क्वालिटेटिव टेस्टिंग इज ए बी टेस्टिंग? अच्छा, क्वालिटेटिव टेस्टिंग को थोड़ा सा जरा बयान करें। क्वालिटेटिव में हम फोकस ग्रुप्स करते हैं, इन होम्स करते हैं। देखिए, इन क्वालिटेटिव टेस्टिंग के अंदर आप ए बी टेस्टिंग करवा सकते हैं। मैं यूं, दिस इज हाउ आई वुड से इट। सो क्वालिटेटिव टेस्टिंग एज अ होल माइट नॉट बी जस्ट ए बी टेस्टिंग, लेकिन ए बी टेस्टिंग क्वालिटेटिव कम होगा, बहुत छोटा सैंपल होगा। जी जी, छोटा सैंपल होगा, एग्जैक्टली सैंपल छोटा होगा। बिकॉज फिजिकल प्रोडक्ट्स के केस में आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप एक पूरा प्रोडक्ट रोल आउट कर दें और जब फीडबैक आए तो फिर उसको चेंज करें। इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स के केस में ए बी टेस्टिंग जो है उसका एक और तरीकाकार जो होता है वो यूजेबिलिटी लैब्स के जरिए भी होता है, अगर आप लोगों को मालूम हो। बिकॉज हम अपने डिजिटल जो प्रोडक्ट्स हैं रेड मार्केट सिस्टम्स के, उनकी यूजेबिलिटी टेस्टिंग करवाते हैं। वो उसमें हम यही करते हैं कि यूजेबिलिटी लैब्स बनी हुई हैं पाकिस्तान में, और आई थिंक ये जैज वालों ने मिलके बनाई हैं, और ये NICs के अंदर है आई थिंक। अली कुछ आपको जी, NIC में हम लोग it's something that I'm managing. Usability lab is something that allows you to pre-test your product before the actual commercial launch with the target audience जो आपने बनाई हुई है, ताकि अगर आपके कोई let's say कोई ऐसी चीजें हैं which you were not able to address through your own production या development team, so rather than expecting those surprises with the commercial launch, and which can be then too late, so you can do that through a usability lab. For example, इसकी मैं बता सकता हूँ, जैसे हम लोग काफ़ी applications वगैरह बना रहे होते हैं मुख्तलिफ, तो usability lab में हम क्या करते हैं कि हम अपने जो target audience वगैरह है उनको हम invite करते हैं और उनको हम स्पेशल ग्लासेस उनको पहनाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन है, नाउ फिडल विद दिस। सो दे टेस्ट इट आउट विद इन like for let's say 2-3 hours, और उससे क्या होता है, उस ग्लासेस से हमें पता चल रहा होता है कि जब वो एप्लीकेशन खोलते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र कहाँ पर किस जगह पर जाती है, मोबाइल फोन के लेफ्ट टॉप क्वाड्रेंट में जाती है, बीच में जाती है, उनकी हाथों की मूवमेंट्स किस तरह से है, सारा कुछ एवरीथिंग। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स which probably as custodians of any other platform you might actually miss, क्योंकि आपकी जो different behavioral segments होते हैं वो vary करते हैं from different typographies वगैरह। तो some people prefer कि भाई मुझे let's say top left पर मुझे balance नजर आना चाहिए,
और अगर हमने अपने तौर पर कर दिया कि उसको बीच में रखा हुआ है, which can be actually counter productive. So these are things which you can actually rectify within a usability lab, ताकि जब आपका commercial launch हो, it is actually almost in excess of 90% position to be a success. बिल्कुल, absolutely. और ये in fact we learned it the hard way as well, क्योंकि हमने 2016-17 में हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी वीऑन के नाम से, एंड दैट वाज अ बिग कमर्शियल फेलियर ऑन ऑल फ्रंट्स, नॉट जस्ट पाकिस्तान बट ग्लोबली। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हमने उसको इंटरनली टेस्ट आउट उस तरह से नहीं किया था, उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं की थी। तो जब वो एक्चुअली कमर्शियली लॉन्च हुई तो जब उसमें इतने ज़्यादा डाउनलोड्स आना शुरू हो गए, सब कुछ, एप्लीकेशन वाज क्रैशिंग, और जो एक्चुअल एक्सपेक्टेशन थी कस्टमर्स की वो नहीं एड्रेस हो सकी थी। तो इट वाज अ बिग फेलियर। और आजकल के दौर में जब व्हेन यू टॉक अबाउट यूथ एंड ऑल, तो वो लोग, तो वही बात है, उनके साथ अगर आप एंगेजमेंट करनी है तो यू जस्ट हैव अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। अगर कामयाब हो गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं कामयाब हो गए दे विल जस्ट uninstall and they will not get back to you. Yeah, exactly. और ये that's very important। और ये इसी तरह मैं अभी मुझे वो यूजिबिलिटी लैब की मेरे पास रिपोर्ट मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैंने ये काम मैंने करवाया हुआ है अपनी कंपनी की तरफ से। तो वो एक यूजिबिलिटी लैब जो है वो पूरी एक रिपोर्ट जनरेट करती है, जिसमें ये सारी चीजें जो है ना बेसिकली हाईलाइट हुई थी हमारे प्रोडक्ट की। और ये इधर ही हमने करवाया था NIC इस्लामाबाद में। और उसकी बेसिस पे फिर हमने प्रोडक्ट में मैंने ये चीजेस जो है ना वो बेसिकली फिर इनकॉर्पोरेट करवाई थी। ठीक है ना, कि ये क्या है जी, कि प्रॉब्लम क्या है, ये कौन सा हिस्सा है प्रोडक्ट का, और ये प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद जो है बेसिकली उसके अंदर हमें क्या चीज तब्दील करनी चाहिए। तो यूजिबिलिटी जो लैब है उसका एक्चुअली मकसद यही होता है कि इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जहां पर आप डिजिटली प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, यू स्ट्रेस टेस्ट इट, यू मेक यूजर्स यूज इट, ताकि उसके अंदर कोई हिडन अगर प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने जब आप ड्राइंग रूम में बैठ के अपना प्रोडक्ट बना रहे थे तो उस वक्त अगर आपने मिस कर दी है तो वो जो है उभर के सामने आ जाए, और वो जब रिपोर्ट हो तो फिर आप उनको रेक्टिफाई करवा दें इससे पहले कि वो मार्केट में जाए और चीज फेल हो जाए। ठीक है। सो A/B टेस्टिंग, व्हाट इज इट? Process of showing two variants of the same web page to different segments of a website visitor at the same time and comparing which variant drives more conversions. ठीक है। ये this is just the definition. Businesses want visitors to act in a certain way. It's also called conversions on their website, and the rate at which a site can drive this is called the conversion rate. The more optimized your funnel, the higher the conversion rate. अब ये बड़ा जरूरी है। So when you are actually ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपका एक फिजिकल स्टोर है और उसकी एंट्रेंस के ऊपर कूड़ा पड़ा हुआ है तो वहां पे कंज्यूमर कम आए। इसी तरह आपकी जो पूरी सेल्स की या जो आपकी पूरी वेबसाइट होती है वो एक सेल्स फनल के तौर पे काम कर रही होती है। उस सेल्स फनल में अगर कहीं पे कूड़ा पड़ा होगा तो यूजर जो है ना वो कभी भी आपके कन्वर्ट होके विजिटर से एक मनी पेइंग कंज्यूमर में चेंज नहीं होगा। उस कूड़े को हटाने के लिए कंपनीज A/B टेस्टिंग करती है, बिकॉज वो कूड़ा जो है वो फिजिकल कूड़े की तरह नहीं पड़ा होता, वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। तो उस कूड़े को निकालने के लिए जरूरी है कि आप पहले उस कूड़े को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद फिर जो है ना उसको सफाई का काम करें। सो टिपिकली इन A/B टेस्टिंग द वेरिएंट दैट गिव्स द हायर कन्वर्जन, highest conversion is the winning one, and that variant can help you optimize your site for better results. अब जब मैं जिस सेल्स फनल की बात कर रहा हूँ वो कौन सा सेल्स फनल है? वो फनल एक्चुअली ये है। This is what you are always trying to do when you have some sort of a digital presence. ये हमने हमेशा अपने ज़हन में रखें। This is what you're trying to optimize. At the end of the day, सारी गेम ये होती है। If you are running a digital campaign, you're getting an n number of users at the top. यहां पर ये आपने कोई भी डिजिटल कैंपेन रन की ना तो इतने यूजर्स आएंगे, हम असम्पटिवली कहते हैं। इनको मैक्सिमाइज करना कि वो पेइंग कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपकी यही जीत होती है। दिस इज व्हाट विनिंग इज विद अ डिजिटल प्रोडक्ट। जितना ये कन्वर्जन रेट ऑल द वे फ्रॉम हिम और हर बीइंग अ विजिटर टू बीइंग एन एक्चुअली पेइंग कस्टमर ज्यादा होगा, उतना आपका कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा और उतना ही आपका प्रोडक्ट रेवेन्यू कमाएगा और उतना ही आपकी सेल ज्यादा होगी। जितना ये कम होगा, जितना बाउंस रेट ज्यादा होगा,
उतना ही आपका प्रोसेस खराब है, उतना ही उसे बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा, आप ये टेस्टिंग की कैसे जाती है? ये जो हम बात कर रहे थे उस दिन के ऐड टू कार्ट से चेकआउट जी तक जी, जितने ये इसमें ही रिकॉर्ड होता है? एब्सोल्युटली, ये इसी के अंदर रिकॉर्ड होती है चीज। सो अगर आप एक B2C कंज्यूमर वेबसाइट पे हैं तो वहां पे ऐड टू कार्ट जो है वो और चेकआउट का जो है वो यहीं कहीं पर जो है ना, इट वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस फनल। इफ अ कस्टमर इज बाउंसिंग आउट फ्रॉम ओवर देयर, दैट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग ओवर देयर that you need to fix, because that is costing you money. ठीक है? अच्छा, A/B टेस्टिंग की कैसे जाती है, अब ये जरा देखते हैं। अच्छा, पहली बातें क्यों की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं, बड़े बेसिक से। You want to solve visitor pain points because visitor pain points convert into higher bounce rate, which converts into lower revenue. As simple as that. Get better ROI for existing traffic. Again, आप देखें ROI क्या होता है इस केस में. What would be the return on investment? How would you calculate it in this case? Let's say कि आपने एक डिजिटल कैंपेन सेटअप किया, उसको ROI आप कैसे निकालेंगे? सर कि जितने लोगों ने विजिट किया है, अगर वो मैक्सिमम चेकआउट पे गए हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसको मेजॉरिटी ऐसे ने चेकआउट किया है। हाँ, इसको ऐसे निकालें कि how would I say that? Yeah, so the total revenue earned by running a digital campaign divided by the amount of money that was spent on running that digital campaign. समझे? यस सर। ठीक है, ये इसका एक मैथमेटिकल या जैसे कहते हैं ना वैल्यू बेस्ड मेजर होगा। सबसे सिंपल कि आपने पर डॉलर जो एडवर्टाइजिंग पे खर्च किया, उससे कितने डॉलर इन रिटर्न आप कमा कर लेकर आए। दैट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद रिड्यूस बाउंस रेट। बाउंस रेट को रिड्यूस करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और हर स्टेप पे देखना पड़ेगा कि बाउंस रेट तो ज्यादा नहीं है। हर फनल के हर स्टेप पर यू वुड नीड टू चेक अगर बाउंस रेट ज्यादा है या नहीं। फिर मेक लो रिस्क मॉडिफिकेशंस। लो रिस्क मॉडिफिकेशंस क्यों? जब आपका कंज्यूमर ही आपको बता रहा है कि क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली लो रिस्क मॉडिफिकेशन हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू आप ख्वाबो ख्याल में एक मॉडिफिकेशन सोचें और उसको कर दें और उसका उल्टा फायदे की जगह नुकसान हो जाए, तो दैट इज अ हाई रिस्क मॉडिफिकेशन। अ लो रिस्क मॉडिफिकेशन इज व्हेन द कंज्यूमर टेल्स यू कि हाँ यार ये चीजें ठीक होनी चाहिए, और एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंज्यूमर इज टेलिंग यू कि हाँ यार ये चीजें ठीक होनी चाहिए। तो जितना ज्यादा कंज्यूमर आपको बता रहा है एक चीज, उतनी ही वो लो रिस्क मॉडिफिकेशन है, बिकॉज वो ऑन एन एवरेज यूजर से आ रही है। ठीक है, तो उसको अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो जल्दी अडॉप्टेबिलिटी होगी उस चेंज की। अच्छा जी, A/B टेस्टिंग को परफॉर्म कैसे किया जाता है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले यू रिसर्च कि यार प्रॉब्लम कहां पर है। ठीक है, उसके बाद यू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, you create variations in order to solve that problem, and this is how the test runs. आपका एक कंट्रोल एक्सपीरियंस होता है और आपकी मल्टीपल वेरिएशंस होती है। कंट्रोल एक्सपीरियंस जो है वो एग्जिस्टिंग करंट स्टेट को कहा जाता है। आपकी वेबसाइट आज कैसी है, वो आपका कंट्रोल एक्सपीरियंस है। वेरिएशन 1, 2, 3 जो है वो वेरिएशंस है जो कि आप टेस्ट करना चाहते हैं। आप इन वेरिएशंस को कस्टमर के सामने मुख्तलिफ ग्रुप्स के सामने रखेंगे और आपको पता लग जाएगा कि इनमें से एक जो है वो वेरिएशन जो है वो विनर है। वही वेरिएशन आपका फिर कंट्रोल वेरिएशन बन जाता है और फिर आप दोबारा ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं। डज दैट मेक सेंस? इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, सिंपल सा प्रोसेस है। Your current state is your control variation. फिर आपकी मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं, आप मल्टीपल वेरिएशंस को टेस्ट करते हैं,
and whichever is the winner becomes the control variation. इसमें कोई सवाल किसी वेरिएशन की कोई एग्जांपल दें? मैं आपको नीचे देता हूँ, ये यहाँ पर एग्जांपल्स आ रही हैं, ठीक है? तो इसके अलावा किसी का और कोई सवाल? अच्छा, अब जब आप वेरिएशंस डिप्लॉय करते हैं ना, तो इसको रन करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं. देयर आर स्प्लिट URL टेस्ट. अगेन ये डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, नॉट फॉर अ फिजिकल प्रोडक्ट बट डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए. स्प्लिट URL टेस्टिंग है, मल्टीवेरिएट टेस्टिंग है और मल्टी पेज टेस्टिंग है. ये मुझे वैसे कोई बता सकता है कि क्या चीज है, क्या होती है ये तीनों? नाम सुन के आपको क्या पता लगता है? स्प्लिट URL टेस्टिंग, मल्टीवेरिएट टेस्टिंग और मल्टी पेज टेस्टिंग. मल्टीवेरिएट तो सर शायद मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं जो उसको मेजर करते हैं, और मल्टी पेज शायद मल्टीपल पेजेस को देखते हो. बिल्कुल ऐसे ही है. द नेम सेज इटसेल्फ. स्प्लिट URL टेस्टिंग में जनरली आप एक पूरी वेबसाइट की जो इटरेशन होती है ना, या एक मेजर सेक्शन जो होता है, उसको आप A/B टेस्ट कर रहे होते हैं. मल्टीवेरिएट के केस में आप कुछ वेरिएबल्स विद इन अ पर्टिकुलर पेज या एक सर्टेन एरिया जो है टेस्ट कर रहे होते हैं. और मल्टी पेज जो होती है वो पूरी वेबसाइट नहीं होती, वो कुछ पेजेस होंगे चंद, जिनको आप एज अ होल टेस्ट कर रहे हैं. तो ये अब आपने डिसाइड करना होता है कि आपने इन तीनों में से कौन सी करनी और कौन सी एक्चुअली आपके करंट सवाल पे फिट इन होती है. देखें, मल्टीवेरिएट टेस्टिंग की क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? वो ये सिनेरियो हो सकता है कि जी मेरी वेबसाइट है, मुझे लगता है कि उसके अंदर जो बटन्स हैं और जो फीडबैक का बॉक्स है और जो कलर स्कीम है वो खराब है. नाउ ये मल्टीवेरिएट टेस्टिंग है बिकॉज आप तीन वेरिएबल्स को टेस्ट कर रहे हैं. फीडबैक बॉक्स, बटन्स का डिजाइन और कलर स्कीमा. नाउ दोज आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स. So that is multivariate testing. Whereas split URL testing में आप हो सकता है दो डिफरेंट ऑडियंसेस को पूरी की पूरी 2 मुख्तलिफ वेबसाइट्स दिखा रहे हो. एक URL पे जा रहा है, एक दूसरी जो ग्रुप है वो दूसरा URL पे जा रहा है, और फिर आप उसमें से देखते हैं अच्छा यार किधर कन्वर्जन ज्यादा हो रही है. और जब इनमें से रिजल्ट्स आ जाते हैं तो यू एनालाइज देम एंड देन यू सिंपली डिप्लॉय व्हाटएवर वाज द विनर. Does that make sense? या नहीं? जी guys, is that clear या नहीं? ये सर बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हुई है, लेकिन आज सर कोई केस सामने आया नहीं है जिसके थ्रू ना फर्दर वो क्लैरिफाई हो जाए. अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ HubSpot की एग्जांपल्स देता हूँ, उनसे शायद आपको थोड़ा सा क्लियर हो. HubSpot के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये बेसिकली CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, क्वाइट बिग. और इनके पास प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने कॉल टू एक्शंस जो है ना, या जो कॉल टू एक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर मौका मिले तो उसको रीड कीजिएगा. जब भी आप कोई पेज या ब्लॉग लिखते हैं तो यू आर ट्राइंग टू डेवलप अ कॉल टू एक्शन. आप चाहते हैं कि उसके एंड पे कस्टमर जो है वो एक स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन परफॉर्म करे. ठीक है. अब इनको ये पता लगा कि their audience was 44% more likely to click through to an offer landing page and 18% more likely to convert on the offer if all CTAs were stripped except one at the bottom of the page with no ability to exit. इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कि 18% इंक्रीज जो है वो एंजॉय करते हैं अगर कॉल टू एक्शन पूरे पेज में से हटा दी जाए और सिर्फ एंड पे दी जाए. इन्होंने 4 वेरिएशंस टेस्ट की. Variation A या control variation, the control traditional placement of the CTAs remain unchanged. वो बिल्कुल वैसी ही रही जिस तरह पहले थी. Variant B, CTAs had a maximize minimize option. अब ये जो आपको ग्रीन हिस्सा नजर आ रहा है ना, ये कॉल टू एक्शन है. इसमें मैक्सिमाइज का एक बटन है. अगर मैं इसको बड़ा करूं, जो कि मुझे नहीं है करने दे रहा. ये आपको नीचे जो ग्रीन सेक्शन नजर आ रहा है, ये कॉल टू एक्शन है, गेट इट नाउ और गेट इट फ्री या क्लिक ओवर हियर. दूसरा वेरिएशन सी जो थी, CTA या कॉल टू एक्शन हैड अ एक्स दैट वुड कंप्लीटली डिसमिस द CTA फ्रॉम द पोस्ट. ये यहां से काट दें और खत्म हो जाए. ठीक है.
चौथा ये था कि CTA had no X और minimize और maximize option. ये 3 variations इन्होंने टेस्ट की और they found out कि कौन सी वाली 18% more likely to convert on the offer if all CTAs was stripped except one at the bottom of the page with no ability to exit, यानी कि ये D1. तो अब आप मुझे ये बताएं कि from a CTA point of view ये तो ठीक है, लेकिन ethically is this right or not? No sir. नहीं है ना, it's not right. ठीक है ना, it is not right because you are forcing the customer to take an action. ठीक है, और ये हम देख ही लेते हैं कि इनके रिजल्ट्स क्या थे. ये देखिए, look at these. वेरिएंट बी में 7.9% डिक्रीज था, वेरिएंट सी में 11.4% डिक्रीज था, whereas वेरिएंट डी में it was 14.6% इंक्रीज. तो not thinking, not considering कि अच्छा यार इसमें से best in terms of return कौन सा है, what variant would you use? सी वेरिएंट क्या होगा? वेरिएंट सी को सक्सेसफुल वेरिएंट यूज नहीं, वेरिएंट डी. Variant B, yes. Ethically speaking, the customer should have a choice not to respond to your call to action. उसके ऊपर आप फोर्स नहीं कर सकते. तो ethically speaking, variant B is actually the best variant. लेकिन ज्यादातर कंपनीज इस्तेमाल एक्चुअली यही करेंगी, वेरिएंट डी, बिकॉज इसमें रिटर्न बहुत अच्छा है. इट्स 14.6%. ठीक हो गया. सो ये एक एग्जांपल है. इसी तरह अगर हम देखें HubSpot ही एक एग्जांपल है. HubSpot ईमेल वर्सेस इन ऐप नोटिफिकेशन. इनका प्रॉब्लम क्या था? दे वांटेड टू गैदर यूजर रिव्यूज, जो कि मुश्किल टास्क है, यूजर्स रिव्यू नहीं देते. HubSpot ने डिसाइड किया कि हम A/B टेस्टिंग करेंगे on ways to reach out to customer for reviews. The methods tested were in-app notification, यानी कि जो ऐप होती है फोन की नोटिफिकेशन के अंदर, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन भेजेंगे, वर्सेस ईमेल. Notifications alerting users that they were monthly champions and would receive a $10 gift if they leave a review on the website. अच्छा, अब इसमें ये 3 वेरिएशंस इन्होंने यूज की. वेरिएंट ए, plain text email to the users. Variant B, HubSpot uses a certification templated email, यानी कि this one. Or variant C, HubSpot sends a in-app notification. A was the control variant, B was the email which was enhanced, C was the in-app notification. इसका result, in-app notifications are often overlooked or missed by users. The emails outperformed in-app notifications by 1.4 times. From both emails, 24.9% of those who opened the email left a review, compared to only 10.3% of those who opened the in-app notification. And this is an example of an A/B test. The problem was that we want more reviews. The hypothesis was कि अगर मैं एक अच्छी ईमेल बना लूं तो शायद मेरा नंबर ऊपर चला जाए, या मैं एक इन ऐप नोटिफिकेशन अच्छी भेज दूं तो मेरा नंबर ऑफ रिव्यूज ऊपर चला जाए. दोनों को टेस्ट किया गया और दोनों के रिजल्ट्स आपके सामने. दिस इज हाउ यू A/B टेस्ट. एनी क्वेश्चंस? जी गाइस, कोई सवाल ज़हन में आता हो आप लोगों के? सर क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरह के ये प्रोफेशनल एनालिसिस जो है, इज SQL जस्ट गुड इनफ फॉर दैट और दे मूव ऑन टू सम अदर सॉफ्टवेयर्स फॉर दिस? ये 2 तरीके होते हैं. दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग नाउअडेज एट माय कंपनी. देखें, A/B टेस्टिंग करने के लिए ना आपको कंज्यूमर का जो पाथवे होता है ना विद इन द ऐप, उसकी बड़ी अच्छी मैपिंग चाहिए होती है.
आपको पता होना चाहिए कि यार वो किस रास्ते से कहां कहां जा रहा है, ठीक है। और इनको कहा जाता है इवेंट फनल्स, इस पूरे पाथवे को। और एक प्रोडक्ट में मल्टीपल इवेंट फनल्स होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी वेबसाइट है, हमारा जो डिजिटल प्रोडक्ट है, उसके लिए अगर मैं इवेंट फनल्स बनाऊंगा ना, तो मुझे हार्ड कोड करवाना पड़ेगा अपनी डीबी के अंदर हर इवेंट फनल को और उसके अंदर होने वाले स्टेप्स को, ताकि उसके अगेंस्ट फ्लैग्स कैप्चर हो। यहां तक मेरी बात समझ आ गई आप? यस सर। अच्छा, नाउ दैट इज कम्बरसम, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसका इलाज और हल ये है कि यू यूज प्रोडक्ट्स लाइक, जो कि एज अ लेयर ऑन टॉप ऑफ योर प्रोडक्ट बैडजिंग, डिजिटल प्रोडक्ट, और आपको वो इवेंट्स ऑन द गो जो है ना, इवेंट फनल जनरेट करने में हेल्प करें। जिनमें से दो का मैंने नाम आपको पहले बताया था, गूगल एनालिटिक्स भी आपको अलाउ करता है और मटोमो भी आपको ये अलाउ करता है, बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। और एक और प्रोडक्ट भी है, मिक्स समथिंग नाम है उसका, तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट मैं आपको मटोमो दिखा देता हूँ। सर ए बी टेस्टिंग फिर एडवर्टाइजिंग में भी हो सकती है? फॉर एग्जांपल ये 3 कॉपीज बना लें और जी तीनों को बारी बारी चलाएं और देखें कि बिल्कुल कौन सी कॉपी जो है सबसे अच्छे जी रिजल्ट्स ला रही है। जी बिल्कुल हो सकती है, और ये की भी जाती है। दिस इज डन। मुख्तलिफ जो है बेसिकली जो सैंपल्स हैं उनको मुख्तलिफ एड्स दिखाए जाते हैं। ये मटोमो है जी, ये गूगल एनालिटिक्स का ऑल्टरनेटिव है। और जो हम इसका जो बेसिकली वर्जन अभी यूज कर रहे हैं, वो हमने ऑन प्रेमिसेस जो है ना डिप्लॉय किया है अपनी लोकल मशीन्स के ऊपर, और हम जो है बेसिकली इसका फ्री वर्जन अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको इवेंट फनल सेटअप करने में जो है ना वो हेल्प करता है तेजी में। इसके लिए आपको यानी कि वो नहीं करना पड़ता, मेरा मतलब आपको डीबी के अंदर जाके हार्ड कोडिंग नहीं करवानी पड़ेगी। ठीक है, सो इट इज अ लेयर दैट वर्क्स ऑन टॉप ऑफ योर डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक हो गया? तो इसको आप अगर सर्च करना चाहें, ये दिस इज अ वेरी गुड टूल। मैं भी अभी इसके साथ हैंड्स ऑन अभी पूरी तरह नहीं हुआ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं इसकी भी डिप्लॉयमेंट करा रहा हूँ एक्चुअली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और अभी उन्होंने मुझे कोई लाइक इन्वायरमेंट दी नहीं है इसको टेस्ट करने के लिए। लेकिन ये है कि ये जैसे अब ये देख रहे हैं आपको यहाँ पर, मुझे पता है थोड़ा छोटा नजर आ रहा है ये, लेकिन ये जो वर्ड लफ्ज लिखा हुआ है, ये फनल लिखा हुआ है। ये जो इवेंट फनल्स हैं, ये आप यहाँ पे खुद ऑन द गो सेटअप कर सकते हैं, रादर देन हैविंग देम इनकोडेड इन द डीबी। ठीक है, आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes sir. Any other questions? जी गाइस, कोई सवाल? सर जो हम ये ए बी टेस्टिंग करते हैं, तो हम ये लाइव इन्वायरमेंट में कर रहे होते हैं, मीन्स के जो आपने एग्जांपल दी हब स्पॉट की, तो उन्होंने जो है वो 20 दिन जो है वो एक फीचर को अपनी वेबसाइट पे लाइव किया होगा, फिर 20 दिन दूसरे फीचर को लाइव किया होगा, इस तरह की होगी? नहीं, ये ऐसे नहीं होता। डिजिटल प्रोडक्ट्स में होता ये है कि जो इस तरह के जो डिजिटल टूल्स है ना, वो आपको आपकी टोटल विजिटर पॉपुलेशन में से सैंपल निकालने में पहले हेल्प करते हैं, और फिर उन सैंपल्स को में से एक को एक इटरेशन जाती है और दूसरे को दूसरी इटरेशन जाती है। तो एक्चुअल वेबसाइट अलग चल रही होगी, एक इटरेशन अलग चल रही होगी, बी इटरेशन अलग चल रही होगी, और इन तीनों पे रिजल्ट्स आएंगे, और फिर आप उनको कंपेयर करेंगे। यही तो खूबसूरती है एबी टेस्टिंग की, यू कैन डू इट लाइव ऑन द गो विदाउट डिस्टरप्टिंग एनीथिंग। ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपको ये एबी टेस्ट भी नजर आ रहा है, ये छोटा सा, सॉरी ये इसका मैं आई विश आई कुड हैव एक्चुअली शोन यू दिस अ लिटिल मोर डीपली, बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली वो इसकी जरा फॉन्ट थोड़ा छोटा है, बट मैं तो ये प्राइवेसी रिलेटेड जो है ना, ये बता रहे हैं। ये देखें, लुक एट दिस, behavior, acquisition, funnels, media, A/B tests,
हीट मैप्स यानी आपकी वेबसाइट के, और व्हाट डज इट टेक, इट ओनली टेक्स अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। वो सिंगल लाइन ऑफ कोड आपने वेबसाइट के अंदर गूगल एनालिटिक्स की तरह इंसर्ट करनी होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। अब यही चीज मैं अपने ऑफिस में बनवाना शुरू करूं कि यार नए सिरे से मुझे बना के दो, इवेंट फनल्स बना के दो, तो वो इसको महीने लग जाएंगे। तो व्हाई नॉट यूज एन ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट? ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है गाइस, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आई विल एक्चुअली रिलीज द नेक्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, और द असाइनमेंट इज प्राइमरली ये मार्केट सेगमेंटेशन के ही इर्द गिर्द जो है ना, आप लोगों को ये सारी की सारी असाइन हुई हुई है। मैंने मतलब 6 सवाल हैं इसके अंदर, इट्स नॉट बहुत सारे सवाल नहीं है, और इट्स ऑन ऐप डेटा। अपनी ऐप का डेटा सेट आपको मिलेगा और उसके ऊपर जो है ना यू नीड टू एक्चुअली कम अप विद द आंसर्स। एंड इसके भी जो है ना मल्टीपल हिस्से हैं। हाँ यार, इस असाइनमेंट के भी 2 हिस्से हैं, सॉरी इससे पहले मैं बोल दूं, देयर इज कस्टमर सेगमेंटेशन का पार्ट एंड देन देयर इज प्राइस इलास्टिसिटी वाला जो पार्ट है। तो इसके लिए जो है ना मैं एवोकाडो एक फ्रूट है, उसकी जो सेल्स है उसका डेटा सेट है जो कि मैंने यूज किया। इसके अंदर तकरीबन कोई 11 के करीब टास्क हैं, ये आपने अलग परफॉर्म करना है। और ये जो कस्टमर सेगमेंटेशन वाले हैं, ये को 5-6 सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, ये आप जल्दी कर लेंगे बिकॉज ये ज्यादातर एनालिटिकल सवाल है। इनको जो है ना आपने सेपरेटली परफॉर्म करना है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? सर एक वैसे ही एक ऑफ द टॉपिक थोड़ा सा क्वेश्चन है कि ये जो बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर आपने हमें काफी चीजें पढ़ाई हैं, इसमें मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स सीम के भी वो बड़ी स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले लोग ही उसको कर सकते हैं। तो उस केस में सर मतलब व्हाट आर द लर्निंग रूट्स के, अगर बंदा अपने आप को कहता है कि भाई दिस इज द एरिया आई वांट टू, अगर कोई कहता है कि यार मैं एबी टेस्टिंग की तरफ सिर्फ जाना चाहता हूँ, तो पोटेंशियली मतलब उसके लिए अगर आप किसी और लेक्चर में अगर आप थोड़ा सा हमें उस पर कुछ लर्निंग रूट्स जो पोटेंशियली आपको उस लेवल तक लेके जा सकते हैं, तो अगर वो आप उस पर थोड़ा गाइड कर दें तो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल। अच्छा देखिए, एबी, अच्छा अगर आप खाली एबी टेस्टिंग की बात करें, मैं वो भी कर दूंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये भी गाइड कर दूं कि अगर आप एबी टेस्टिंग की बात करें ना, तो ये प्राइमरीली आता है अंडर द डोमेन ऑफ प्रोडक्ट एनालिटिक्स। सो बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर एक डोमेन है प्रोडक्ट एनालिटिक्स, और प्रोडक्ट एनालिटिक्स में एक टेक्निक जो है वो एबी टेस्टिंग है। इसी तरह बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स एक अलग डोमेन है, हेल्थ केयर एनालिटिक्स एक अलग डोमेन है, फाइनेंशियल एनालिटिक्स एक अलग डोमेन है जो कि पूरी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, फ्रॉड एनालिटिक्स, फाइनेंशियल एनालिटिक्स एक अलग डोमेन है। ठीक है, तो ये आप ये कह लें कि ये स्ट्रैंड्स हैं ऑफ द एनालिटिक्स का जो सब्जेक्ट एरिया है, और उसके अंदर फिर ये फर्दर डिवीजन है। अब तो बाकायदा डिग्रीज होती हैं स्पोर्ट्स एनालिटिक्स के अंदर, हेल्थ केयर एनालिटिक्स के अंदर, फाइनेंशियल एनालिटिक्स के अंदर, ये सेपरेट डिग्रीज होती हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको एक मैपिंग बता सकता हूँ कि जी ये मैपिंग है। अगर आपने एक पर्टिकुलर स्किल सेट एक्वायर करना है, जैसे कि आप मार्केटिंग एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग एनालिटिक्स भी बाय द वे एक डिग्री है। ठीक है ना, तो मार्केटिंग रिलेटेड जितना भी एनालिटिक्स का काम है ना, वो उस डिग्री के अंदर, और जो बेसिकली जो भी स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर फिर कवर होता है। आई कैन गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दैट इफ दैट्स ओके विद यू। यस सर, श्योर, बिल्कुल, किसी भी दिन अगर आप वो दे दें दैट विल बी रियली बेनिफिशियल। और सर वैसे ही एक चीज, अब जिस तरह कुछ लोग फाइवर के ऊपर भी एनालिटिक्स और बाकी सारी चीजें करते हैं जस्ट फॉर देयर ओन मतलब हॉबी कर लें, या जस्ट फॉर अ सेकेंडरी इनकम, तो उसमें भी पोटेंशियली अगर इफ यू कैन जस्ट लेट अस नो के पोटेंशियली कैरियर रूट्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, वैसे इसके ऊपर मैं आई कैन ट्राई दैट, लेकिन इसके ऊपर जो है बेसिकली बहुत अच्छा मटेरियल पड़ा हुआ है डाइस के यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं आपको उसकी तरफ गाइड कर देता हूँ। वो आपने बेसिकली इन स्किल सेट्स को फ्री लांसिंग के लिए कैसे यूज करना है, वो तकरीबन घंटे का लेक्चर है। सही होगा सर, ठीक है, इट विल हेल्प यू। और उसके बाद अगर कोई सवाल हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर।
सर वो नेक्स्ट वीक से हम पावर बीआई शुरू करेंगे, जी जी बिल्कुल पावर बीआई तो उसके लिए कुछ हमें इंस्टॉलेशन की जरूरत तो नहीं? मैं वो क्लास में करा दूंगा, 10 मिनट में हो जाएगी। ठीक है। सो आई होप कि आज का लेक्चर वाज बेनिफिशियल टू यू गाइस और यू गाइस वर एक्चुअली एबल टू लर्न समथिंग। तो अगर किसी क्लास में किसी और का कोई सवाल नहीं है तो देन आई विल कॉल इट अ डे और आई विल देन सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। फिर हम इंशाल्लाह पावर बीआई शुरू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। ये मैं असाइनमेंट जो है ना वो रिलीज कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।